Hello, hello, hello. Am I audible now? Am I visible now? Am I? Am I? Am I? कुछ कुछ now? हाँ जी. जय श्री कृष्णा. अरुण जी, दर्शन भाई, आयुष, तरुण गोयल जी. अच्छा, मतलब दिख रहा हूँ. शुक्र है, मैं यही चेक कर रहा था दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ. महक बर्मन, थैंक यू तरुण जी. गुड इवनिंग अरुण, अध्ययन. ओके. चलो. तो एक 5 मिनट, 4:20 तक 3 मिनट अपन इंतजार करते हैं. 3 मिनट इंतजार करते हैं, उसके बाद अपन अपना काम प्रारंभ करते हैं. अरे, वो ये मिल नहीं रहा था, इसका केबल उधर गिरा हुआ था कहीं बस. सर, आपका शर्ट अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच. रंगीन है ना, बड़ा रंगीन सा. रंगीन मिजाज शर्ट है मेरा आज तो. चलो. ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे. शिवम को अनहाइड कर दूं? शिवम को हाइड कर रखा है क्या मैंने? मुझे पता नहीं है यार. हर हर महादेव. कौन शिवम? कौन? दिल्ली वाला बच्चा क्या? तरुण गोयल. शिवम कुमार दिल्ली वाला है क्या लड़का? लाइक ठोको सब. हाँ यार, लाइक लाइक लाइक. भाई, आप आते हो चैनल पे, आप लेक्चर देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको सब कुछ मजा आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन हो रही है, तो आप एटलीस्ट लाइक तो बनता है यार. मतलब जितने लोग भी रिकॉर्डिंग भी देखते हैं ना, तो स्टार्ट क्या जैसे लेक्चर के. भाई आप एक लाइक करने में कितना देर लगता है? मतलब आपके सामने ही दिखता है, ऐसा तो है नहीं अलग से कहीं जाके करना पड़ता है. और लाइक से मैंने सुना है कि लाइक से स्प्रेड होता है, तो प्लीज स्प्रेड करने के लिए लाइक तो करो, कम से कम शेयर नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट लाइक तो किया करो. अच्छा लगता है यार, कितने सारे लोग देखते हो, लाइक नहीं होता तो ऐसा लगता है कि कोई भी देख के चला गया, पसंद नहीं आया, आया मालूम नहीं. तो चलो. तो हम पब्लिक शुरू करते हैं हमारा एक्ट. GCA शुरू नहीं, कंटिन्यू करते हैं, रिज्यूम करते हैं. जनरल क्लॉजेस एक्ट. जनरल क्लॉजेस एक्ट कौन सा था? ईयर 1897 था, 87 था? 1897. हमने लास्ट छोड़ा था सेक्शन 5 पे. हमने लास्ट छोड़ा था सेक्शन 5 पे. अनहाइड क्यों किया है? कुछ कहीं किया होगा उसने यार, कुछ बदमाशी वगैरह की होगी, मुझे तो याद नहीं है. माऊंगा, आऊंगा, पू, माऊंगा सी माऊंगा. ये अभिलाष अभिलाष ने आते ही विश किया. माऊंग सी माऊंग आंग पू, माऊंग सी माऊंग. देखो, ये इसको बोलते हैं कि कर्मठ बच्चा, इसको बोलते हैं आज्ञाकारी बच्चा. मैंने बोला था कल विश ऐसे ही करना है अपन को. चलो. माऊंग सी माऊंगा. बहुत अच्छा था. अच्छा, कोई बताएगा केस लॉ कौन सा था? कौन सी डेफिनेशन का था? वैसे एक नाम ऐसा था कि इसको याद करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आई गेस कि अब इसे नाम करना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि ये नाम बड़ा यूनिक सा हो गया है. ये हमारे लेक्चर 1 की जान बन चुका है. माऊंगा सी माऊंगा, आ. तुषार कपूर है ये तो पूरा. माऊंगा आऊंगा, आ आऊं आऊं. चलिए. कौन बताएगा? फटाफट बताओ, कौन सी डेफिनेशन का था ये केस लॉ? गुड फेथ, वेरी गुड. गुड फेथ. गुड फेथ. चलो. चलो. ओके जी, ओके.
अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे अपन, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे और कंसंट्रेट करके कुछ बात करेंगे। और बात ये है कि अब आपको सेक्शन 5 पे हमने छोड़ा था और सेक्शन 5 में हमने थोड़ी सी बात की थी। हमने बोला था कि कमेंसमेंट ऑफ एक्ट कब माना जाएगा। सेक्शन 5 में दो तीन बातें थी, शुरू करें। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, लॉ ऑफ ऑल लॉज। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मेरा नाम सौरभ है। हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ ऑल लॉज, यानी कि भारत में सभी कानूनों का कानून, जनरल क्लॉजेस एक्ट। इसे इंटरप्रिटेशन लॉ ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ध्यान से नाम सुन लो, इसे इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिया, मैं लिख देता हूं कहीं, क्योंकि एक बार मैंने देखा ये उसमें भी आया हुआ था ऑब्जेक्टिव में कि जनरल क्लॉजेस एक्ट को और क्या कहते हैं। तो हम इतनी बार बात कर चुके पर लिखे नहीं है। इंटरप्रिटेशन लॉ ऑफ इंडिया भी कहते हैं इस एक्ट को, क्योंकि ये क्या करता है, ये लॉ ऑफ ऑल लॉज है। लॉ ऑफ ऑल लॉज, देवों के देव महादेव, तो लॉ का लॉ, महा 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 लॉ। तो इस लॉ इसको क्यों बोलते हैं इंटरप्रिटेशन लॉ ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो सेंट्रल एक्ट जितने भी बने हुए हैं उनमें जो जनरल वर्ड्स हैं या जनरल फ्रेजेस हैं उनके क्या अर्थ लिए जाएं, अगर वहां पर नहीं दिए हैं, उन पर्टिकुलर एक्ट्स में नहीं दिए हैं तो यहाँ पर दिए हैं, और यहाँ पर दिए हैं तो कैसे लिए जाए, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है इस एक्ट में कि उनका इंटरप्रिटेशन, उनका अर्थ क्या लिया जाए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कितने लोग नोट्स का प्रिंट आउट लेकर बैठे हैं, अंगूठा देना जरा, फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, और जिसको नोट्स नहीं मिले यार वो मैं बता चुका हूं आपको, जिसको नोट्स नहीं मिले हैं वो मेरे को मैसेज डाल देना, मैं दे देता हूँ शाम को। लेकिन जिन जिनको मिले हैं नोट्स, जिन जिनको नोट्स मिले हैं, जिन जिनको नोट्स मिले हैं वो लोग कितने लोग प्रिंट आउट लेकर बैठे हैं, मुझे अंगूठा दिखाओ। अरुण भाई, दर्शन जी, प्रिंट आउट लिए हैं आपने, बहुत बढ़िया। अच्छा, दो ही लोग प्रिंट आउट लेकर बैठे हो गए यार, आप लोग आजकल बात नहीं मानते यार, लेक्चर बंद करने पड़ेंगे यार। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं आऊंगा, आऊंगा पो, मैं आऊंगा, सिर्फ आऊंगा। अंगूठा घूम गया था। अच्छा, अभी अंगूठा मिल गया आपका। चलो जी, अंगूठा मिल गया। मैं भी इधर स्टार्ट कर लेता हूँ। 28 लोग, अरे यार आप 20-25 लोग लाइक ऑनलाइन हैं, 28 लोग ऑनलाइन हैं, अरे लाइक करो यार, 28 लाइक तो होनी चाहिए कम से कम। और दूसरी बात क्या है, ये बताओ मुझे आप कि नोट्स का क्यों आंसर कर रहे हो आप, अरुण जी। चलो, सर अंगूठा मिल नहीं रहा। अच्छा, नॉट डन सर। स्नेहा, स्नेहा कोई बात नहीं, जो नॉट डन है वो क्या करें, नोटबुक और पेन लेकर बैठे, कोई बात नहीं, नोट्स नहीं है तो कोई बात नहीं। आप लोग क्या करें कि पेन लेकर बैठो, पेन पेपर लेकर बैठो, थोड़ा सा बहुत, थोड़ा सा कुछ लिखेंगे। जो नॉट डन है वो पेपर लेकर बैठो। शॉप बंद थी, प्रिंट के लिए गए थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग नोट वो लेकर बैठो आप, पेन पेपर लेकर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 5, इसको यहाँ रख देता हूँ। सेक्शन 5 हमने डिस्कस किया था कि सेक्शन 5 क्या है, कि अगर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, हमने इसमें बात किया था कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। कल हमने यहाँ पे क्लोज किया था लास्ट, और हमने बात किया था कि कमेंसमेंट ऑफ एक्ट में डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या मानी जाएगी, या किस तारीख से लॉ इन फोर्स माना जाएगा।
पेन नहीं चलता यार, आपके वाले टाइम पे नहीं चलता, बाकी टाइम दिक्कत नहीं होती, साला चार्ज नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में अगर आपको डेट जो इनैक्ट हुआ है, जो एक्ट इनैक्ट हुआ है ना, ये शॉप बंद थी प्रिंट लेने के लिए। ओके कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है, नॉट डन, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन। कमेंसमेंट ऑफ एक्ट कब माना जाएगा? सेंट्रल एक्ट है, डेट ऑफ कमेंसमेंट है। अपन ने डेट ऑफ कमेंस, अपन ने एक फोटो बनाया था क्या, रुको, अरे कहाँ गया यार, फोटो बनाया था ना एक, नहीं बनाया क्या? चलो नहीं बनाया। तो कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, डेट ऑफ कमेंसमेंट अगर आपको देके रखी हुई है, डेट ऑफ, अरे यार फोटो, अच्छा हमने उसके उसके बाजू में बनाया था, चलो जाने दो, अब जिधर भी था। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट आपको देके रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं देके रखी है तो जिस दिन प्रेसिडेंट, अगर वो सेंट्रल लॉ है तो प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, अगर वो स्टेट लॉ है तो फिर गवर्नर ने साइन कर दिया, अगर वो ऐसा लॉ है जो पहले बना था 1950 के तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि तब अंग्रेज वाला जो प्रेसिडेंट था, अंग्रेजों वाला, उसने साइन कर दिया है, तो वही तारीख मानी जाएगी। अगर वही तारीख मानी जाएगी। लेकिन अगर आपको तारीख दे दी गई है कि इस तारीख से लागू होगा, अगर स्पेसिफिकली एक्ट के अंदर तारीख दे दी गई है कि इस तारीख से लागू होगा, तो भाई फिर वो उसी तारीख से लागू होगा, फिर वो उसी तारीख से लागू होगा। सेक्शन 5 ये बोल रहा था, पहली बात। दूसरी बात क्या बोली थी? दूसरी बात उसने बोली थी रूल्स को लेकर, ये तो पहली बात थी। फिर दूसरी बात, रूल्स के लिए क्या बोला था कि रूल्स बने कभी भी हो, प्रिपरेशन ऑफ रूल से मतलब नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ रूल से मतलब नहीं है, जिस दिन रूल्स ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन आता है उस तारीख को लागू हुए माने जाएंगे, कोई से भी रूल हो। कौन से लॉ की बात कर रहा है ये? जीसीए कह रहा है सभी सेंट्रल लॉज के लिए यही बेसिक नियम मान के चला जाएगा। दूसरी बात ये है। तीसरी बात, अब इसमें 3 और 4 और 2 बातें थी, तो अब मैं आपको, जिनके पास नोट्स हैं, अब देखो जिनके पास नहीं है उनको नुकसान होगा ना। तीसरी बात, ये सेक्शन 5 कम इनटू, ये दूसरी बात भी होगी। तीसरी बात, एक केस लॉ है। केस लॉ क्या है? ए के रॉय वाला, ध्यान से देखना। आपके जिनके पास नोट्स हैं, बुक हैं वो अंडरलाइन कर लें। और वो देखो, केस लॉ 3, सुप्रीम कोर्ट इन ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो देके रखा है केस, इसमें क्या बोला है कि जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले आप सुन लो, केस लॉ की तरफ मत भागना, आप सुनो। सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन अभी वो बना नहीं रही है, लेट कर रही है, सारा कुछ ड्राफ्ट होके रखा है लेकिन नहीं बनाई नहीं रही है, बनाई नहीं रही है। तो कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने उनको निर्देश दिया, अरे तुम कानून क्यों नहीं बनाते, बना के दो। तो कोर्ट इस तरह के निर्देश नहीं दे सकती क्योंकि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कोई कोर्ट इस तरह का मैंडेमस इशू नहीं कर सकती या ऑर्डर पारित नहीं कर सकती, कोई लीगल ऑर्डर नहीं दे सकती कि गवर्नमेंट को कंपेल करे कि तुम इस कानून को ऑपरेशन में लेकर आओ इस तारीख को, ना ना। ये ताकत किसके पास है? सरकार के पास है कानून बनाने की, तो सरकार के पास ही ताकत है कि किस तारीख को उसको लेकर आना है। कोर्ट किसी तरह का कोई लीगल ऑर्डर नहीं पारित कर सकती, कोर्ट किसी तरह का कोई लीगल ऑर्डर नहीं दे सकती कि वो कंपेल करे किसको, कानून को, सरकार को, कि इस तारीख को आप इसे लागू करें, ये केस लॉ ये कहता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, ध्यान से सुनना, फिर केस की तरफ मत भागना, सुनना। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये कहता है कि साहब गवर्नमेंट लेट कर रही है, लेट कर रही है, लेट कर रही है, कानून लाई नहीं रही है, लाई नहीं रही है, तो कोर्ट ने उनको गुस्से में आकर पूछा, अरे तुम ये कानून कब लाओगे रे, इतना समय हो गया कानून ही नहीं ला रहे हो, हमें जवाब दो, तुम कानून कब लाओगे। यानी कि कोर्ट आदेश तो नहीं दे सकती, लीगल ऑर्डर तो नहीं दे सकती कि तुमको कानून लाना है इस तारीख को, लेकिन हाँ क्वेश्चन तो पूछ सकती है कि कब लाओगे। अगर मान लो गवर्नमेंट का नाम होता सनम, तो फिर ये क्या बोलते, सनम कब लाओगे, सनम कब लाओगे, एक्ट कब लाओगे। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, question as to when the same
बीइंग टू ऑपरेट। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप जो पेन पेपर वाले हैं वो इस अब कहाँ लिखोगे, कहाँ? अच्छा, जिनके पास नोट्स है ना, वो नोट्स के ऊपर इस वाले केस के साथ में लिख लो, कोर्ट ऑर्डर नहीं ला सकती कि कमेंसमेंट करो, फुल स्टॉप। इससे पूरा केस बाहर के बाहर याद रहेगा। आप अपना हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मलयालम जैसे लिखना है लिख लो, कोर्ट ऑर्डर, यहां पे लिखना है। कोर्ट यहां पे तो क्या है, क्वेश्चन कर सकती है, क्वेश्चन कर सकती है, कब लाओगे? और यहां पर कोर्ट इस वाले केस में कोर्ट ऑर्डर नहीं ला सकती कि कमेंस करो, ऑर्डर नहीं ला सकती कि कमेंसमेंट करो। कोर्ट इतना कह सकती है कि साहब ये करना है, लेकिन ये आदेश नहीं ला सकती कोर्ट कि आपको ये चालू करना ही है। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। चलिए देखो, ये सेकंड वाला भी हो गया। जब बाय द गवर्नमेंट द कोर्ट थ्रू रिट, यानी कि एक लीगल ऑर्डर के लीगल रिटर्न वो होती है, रिट, आपकी रिट एप्लीकेशन जो होती है, उसके तहत गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकता है, कंसीडर करने के लिए, कंसीडर करेगा कि भाई, क्वेश्चन कर सकता है कि भाई आप जो है इस पर्टिकुलर एक्ट को कब लेकर आओगे, तो वो पूछ सकता है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नारायणन, ये केस अपन ने बात किया था कि इफेक्टिव डेट ऑफ रूल्स की कब मानी जाएगी, कि जब वो पब्लिश किया जाता है गैजेट के अंदर, वाइल नोटिफिकेशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रूल्स अंडर प्रिपरेशन, यानी कि प्रिपरेशन की डेट को, ये तो हम बात कर चुके हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन सेक्शन 5। सेक्शन 5 में एक छोटी सी बात है, जैसे मान लो कि एक्ट पारित हुआ, एक्ट का कमेंसमेंट हुआ 10 जनवरी को, मान लो कितने बजे हुआ, शाम को 4:30 पे हुआ, 2:30 पकड़ लो, 2:30 पोस्ट लंच, यानी कि 10 जनवरी को 2:30 हुआ। तो अब ये एक्ट का कमेंसमेंट कब से माना जाएगा? ये माना जाएगा 9 जनवरी 11:59, कौन से वाले? PM, रात वाले के 1 मिनट बाद से, यानी कि 0000, यानी कि इसमें टाइम या फ्रैक्शंस को ध्यान नहीं रखा जाएगा। अगर मान लो कोई एक्ट 2:30 लागू हुआ, तो ये मान के चलेंगे कि सुबह से लागू है, सुबह से एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि 5 बजे लागू हुआ तो 5 बजे से, मतलब 4 बजे अगर कोई एक्ट किया, बिल्कुल वो 4 बजे वाला एक्ट इसके अंदर कवर होगा। सुबह 10 बजे एक्ट किया, सुबह 10 बजे एक्ट वाला इसके अंदर कवर होगा। कल, मतलब यस्टरडे कोई एक्ट किया, वो कवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रात को 12 बजे के बाद से ये लागू मान लिया जाएगा। यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर ये कहा है, ऑल्सो लॉ टेक्स नो कॉग्निजेंस ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डे। जैसे यहां पे बोला है कि अगर एक्ट 1 जनवरी को आया है, तो इट विल कम इनटू फोर्स एज सुन एज क्लॉक हैज स्ट्रक 12 ऑन नाइट ऑन ऑफ 31 दिसंबर। बात समझ में आ रही है? तो सेक्शन 5 में 3-4 बातें कही हैं। सेक्शन 5 में सबसे पहली बात क्या कही है कि भाई साहब, सेंट्रल एक्ट अगर आप लेकर आ रहे हो, सेंट्रल एक्ट अगर आप लेकर आ रहे हो, कम इनटू फोर्स किस तारीख से वो लागू माना जाएगा? तो सबसे पहली बात है कि इट शैल बी इंप्लीमेंटेड ऑन द डे ऑन विच इट रिसीव्स असेंट ऑफ गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल का पहले, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रेसिडेंट उसके बाद। लेकिन अगर डेट दी हुई है तो फिर डेट को अपन लेकर चलेंगे। चलो, सेक्शन 5 इज ओवर। सेक्शन 5 में दूसरी बात रूल्स को लेकर, तीसरी बात कोर्ट जो है
ऑर्डर नहीं दे सकती कि भाई आपको कमेंसमेंट करना होगा, लेकिन कोर्ट क्वेश्चन जरूर कर सकती है कि कमेंसमेंट कब होगा। इतना समझ में आता है तो सेक्शन 5 इज ओवर। अंगूठा दे दें, आगे बढ़ते हैं। यस, ओके। अच्छा, अब कोई भी, ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचो कि कोई भी लॉ जब आता होगा, भाई कोई भी न्यू लॉ आता होगा, कोई भी न्यू लॉ आया, न्यू लॉ का मतलब एकदम न्यू बॉर्न बेबी नहीं। न्यू लॉ का मतलब है कि लॉ तो पहले आ चुका था, अब उसे रिपील किया जा रहा है। रिपील मतलब उसकी जगह नया, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 था, उसके बाद क्या आया, 2013 आया, फिर 15 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 17 में अमेंडमेंट हुआ, तो ऐसे अमेंडमेंट होते रहते हैं। ठीक है, तो इन जनरल कोई भी नया लॉ आता है, पुराने को खत्म करके अगर नया लॉ आता है तो वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही लागू होता है, बैकडेट से लागू नहीं होता। अगर मान लो हमने 10 जनवरी को न्यू एक्ट लेकर आए हैं तो उसको यूं तो नहीं बोल सकते कि ये 1 जनवरी से लागू होगा। हम यूं तो नहीं मान सकते कि 1 जनवरी से लागू होगा। हाँ बोल सकते, देखो ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। कोई भी नया एक्ट पुराना एक्ट से रिपील हुआ, ध्यान से सुनना। अब क्या है कि बहुत छोटा सा पोर्शन है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से खत्म होगा। कि कोई भी पुराना एक्ट है, उसकी जगह नया एक्ट, मतलब पुराना एक्ट रिपील हुआ और उसकी जगह में नया एक्ट आता है, बहुत अच्छी बात है। तो इन जनरल अपन क्या मान के चलते हैं, कोई भी पुराना एक्ट डिलीट होता है, डिलीट होता है या रिपील होता है, और उसकी जगह में क्या, नया एक्ट लाइट में आता है। और जब नया एक्ट लाइट में आता है, जब नया एक्ट लाइट में आता है, तो जनरल मीनिंग या जनरल सेंस में क्या लेकर चलते हैं कि ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा। यानी कि अगर 10 जनवरी को इनैक्टमेंट आया है तो 10 जनवरी या उसके बाद से इसके प्रोविजंस लगेंगे। लेकिन अगर जब नया एक्ट लाया जाता है और उसमें स्पेसिफिकली ऐसे शब्दों का समावेश किया जाता है, इंक्लूजन्स किया जाता है, ऐसे कहा जाता है कि साहब ये 1 जनवरी से लागू होगा, अगर एक्सप्रेसली कहा जाता है तो फिर वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो सकता है। लेकिन जनरल सेंस में लेकर चले तो जब तक कुछ ना कहा जाए हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही मानकर चलते हैं। All the laws which affect substantive vested rights generally operate prospectively, and there is a presumption against their retrospectively till their express words। अगर आप उसको वो लेकर आ रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में लाना चाहते हैं, तो स्पष्ट आपने कह दिया हो कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, or where the language used necessarily implies that such retrospective operation is intended. Hence, the question is whether a statutory provision has retrospective effect or not depends on primary language। मतलब सीधी सी बात है यार, आपने जो लैंग्वेज उसके अंदर इस्तेमाल की है लाते समय, सीधी सी बात है, इतनी सी बात है। अगर एक्सप्रेसली आपने कहा रेट्रो होगा तो रेट्रो होगा, अदरवाइज प्रोस्पेक्टिव होगा, बात खत्म। चलो, अब एक्ट अगर रिपील हो जाता है तो उसके क्या क्या असर होते हैं। नंबर 1, रिवाइव एनीथिंग नॉट, ये देखो ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन, इसको आईएमपी मार्क कर लो आप लोग। सेक्शन कह रहा है कि अगर रिपील हो जाता है, कोई पुराना एक्ट रिपील हो गया और उसकी जगह में नया आ गया, तो फिर क्या होगा, तो क्या हो गया, नया वाला लग जाएगा। नहीं, लेकिन पुराने एक्ट में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे पुराने एक्ट में क्या था, पहले कंपनीज एक्ट 1913 था, पहले कंपनीज एक्ट 19, यहां पे ले रहा हूं, पहले कंपनीज एक्ट 1913 था, 1913 को रिपील किया, 1956 आया, 1956 को रिपील किया, 2013 आया। ठीक है, अब कुछ ऐसी कंपनीज थी जो 1956 में कंपनीज बनी थी, उनका क्या, 2013 के अंदर तो ये दोनों रिपील, मतलब दोनों बंद हो चुके हैं, उनका क्या। दूसरी बात, मान लो कि कुछ कॉल्स इन एडवांस थी,
कॉल्स इन एडवांस चल रही थी किसी बंदे, अच्छा कॉल्स इन एडवांस में इंटरेस्ट मिलता था 1956 वाले प्रोविजन में, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट मिला करता था। और मान लो कि अच्छा ये एक्ट कब तक रहा, 2013 नया वाला 13 आया तब तक ये था। तो जैसे ही 2013 इंट्रोड्यूस हुआ तो अब इनको डर है कि हमें पुराने वाले एक्ट में बोला था कि तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा कॉल्स इन एडवांस पर, तुम्हें 6% 8% जो भी होता है वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या ये रिपील होना मतलब 1956 बंद हो गया? क्या रिपील होने से हमारा ये ब्याज बंद हो जाएगा क्या? क्या रिपील होने से जो 1956 में जो कंपनीज बनी थी वो बंद हो जाएंगी क्या? क्या रिपील होने से मान लो किसी डायरेक्टर के ऊपर फ्रॉड का मुकदमा चल रहा था, इसने फ्रॉड किया, इसको 10 साल की सजा हो गई कंपनीज एक्ट 1956 में, अभी 2013 आया, तो अब डायरेक्टर ऐसा बोलेगा, डायरेक्टर की सजा के बारे में क्या होगा? डायरेक्टर बोलेगा क्या कि भाई मुझे तो पुराने एक्ट में सजा दी थी, वो तो एक्ट ही खत्म हो गया, तो मेरी सजा भी खत्म करो। अगर मान लो कि पुराने एक्ट में किसी तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, कोई लिटिगेशन चल रहा था, अब 2013 में क्या उसे कंटिन्यू करेंगे या फिर वो ऐसा बोलेंगे कि भैया हम पे जो चल रहा था वो तो पुराने एक्ट में था, अभी खत्म करो? तो रिपील आपको बात समझ में आ रही है कि पूरा, अच्छा देखो ध्यान से सुनो, 1913 एक एक्ट था कंपनीज एक्ट 1913, इसको रिपील किया किसने? 1956 ने, मतलब 1913 को मार गिराया। फिर 2013 आया, 2013 ने किसको रिपील कर दिया जी? 1956 को, 1956 को मार गिराया। तो अब 1913 क्या बोल रहा है कि मुझे तो 1956 ने मारा था, वो तो खुद मर गया, क्या मैं वापस से रिवाइव हो गया? नहीं, तुम मरे हुए ही हो। 1913 क्या कह रहा है, कंपनीज एक्ट 1913 क्या कह रहा है कि साहब मुझे निपटाने वाला 56 था, अब 56 चले गया है तो क्या मैं वापस लाइट में आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे दबाने वाला वो था, अब वो जैसे ही दबा तो क्या मैं दिखने लगा? तो कंपनीज एक्ट 2013 ने उसके ऊपर पैर रखा, बोला अभी नहीं दिख रहा है तू। हाँ, बाप के आगे सैल्यूट लेने का नहीं, बाप को सैल्यूट लेने देने का। तो इफेक्ट ऑफ रिपील ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि यार अगर मान लो रिपील हो जाता है एक्ट तो उसके क्या असर होंगे। ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना, यहां पे बोला है कि द रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग, यानी कि 1913 का रिवाइवल नहीं होगा, यानी कि कंपनीज एक्ट 1913 का रिवाइवल नहीं होगा। इफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन, यानी कि जो पुरानी कंपनीज बनी हैं कंपनीज एक्ट 1956, वो कंपनीज यथावत बनी रहेंगी, उनके जो क्रियाकलाप है, उनकी जो प्रोसीजर्स वो फॉलो कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर किसी तरह का कोई, उनको ऐसा लगेगा जैसे चेंज हुआ ही नहीं। अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन, किसी किसी ऑपरेशन पे, पुराने ऑपरेशंस पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। नंबर थ्री अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन हो गया। नंबर 3 अफेक्ट एनी राइट, भाई अगर मान लो आपको पिछले उसमें कंपनीज एक्ट 1956 में क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था कॉल्स इन एडवांस पे, तो वो राइट आपका अब भी बना रहेगा। कोई ड्यूटी आपकी थी तो वो ड्यूटी आपकी अब भी बनी रहेगी। रिपील से राइट्स और ड्यूटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, और ना ही किसी तरह के पेनल्टी पे, फॉरफीचर पे या पनिशमेंट पे कोई असर पड़ता है। डायरेक्टर तड़प रहा है कि 10 साल में से 5 साल की सजा होगी, वाओ कंपनीज एक्ट 1956 चला गया, 1956 चला गया, लेकिन उसका असर रहेगा जब तक तेरी सजा पूरी नहीं होगी। उसके बाद बोलते हैं अफेक्ट एन इंक्वायरी लिटिगेशन, मतलब किसी, ये ऊपर क्या बोला है, शैल नॉट, यहां पे बोला है कि अगर मान लो कि रिपील हो जाता है कोई एक्ट तो उसका असर नहीं होगा। शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग, शैल नॉट अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशंस which are as per old enactment,
shall not affect any right, privileges, obligation, liability, shall not affect any penalty, forfeiture, punishment, etc, shall not affect any inquiry, litigation and remedies, etc। खत्म बात। सेक्शन 6 में ये बात कही गई है। इसमें केस लॉ है, ध्यान से देखो। इसमें केस लॉ है, ये केस लॉ आपको घर पे पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूं क्रक्स क्या है। महत्वपूर्ण केस लॉ है, इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, इतना समझ में आया तो एक अंगूठा दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं मन, क्योंकि ये सेक्शन 6 लगभग खत्म होने को है। यहां पे बोला है कि साहब आपका जो रिपील और डिलीट में फर्क बताया, ध्यान से सुनना। रिपील ऑफ प्रोविजन इज इन डिस्टिंक्शन फ्रॉम डिलीशन ऑफ प्रोविजन। कोई प्रोविजन रिपील किया जाता है, कोई प्रोविजन डिलीट किया जाता है, इन दोनों में क्या फर्क है? तो रिपील के लिए ऐसा बोला है कि रिपील होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से और डिलीशन होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। यहां पे क्या बोला है देखो, यहां पे जो इसने डिफरेंस दिया है ना, आपको चाहिए तो आप नोटबुक में आप चाहें तो बना सकते हैं। एक तरफ लिख लें आप रिपील, पहले पेन ले लें आप, एक तरफ लिखें रिपील, एक तरफ लिखें डिलीट, डिलीटेड प्रोविजन, एक रिपील्ड प्रोविजन, एक लिखे डिलीटेड प्रोविजन। तो क्या होगा भाई, ओल्ड प्रोविजन का, साथ साथ फोटो बना लो, क्या होगा ओल्ड प्रोविजन का? तो ओल्ड प्रोविजन के लिए ऐसे बोला है कि बिल्कुल ऐसे मान के चला जाएगा कि नेवर एग्जिस्टेड। एग्जिस्टेड यानी कि ऐसे मान के चला जाएगा जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। पुराने प्रोविजन ऐसे जैसे कि वो कभी थे ही नहीं, यानी कि जो नया सेक्शन आएगा उस वो पूरा उसको ढक देगा। यानी कि देखा जाए तो ऐसा माना जाएगा कि यही है शुरू से चलता आ रहा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। और डिलीटेड, इसमें क्या होगा, ओल्ड प्रोविजन एग्जिस्ट करेंगे उनकी एक अंतिम तिथि तक, एग्जिस्टेंस में रहेंगे टिल स्पेसिफिक डेट। टिल स्पेसिफिक डेट, इसे क्या बोलेंगे अपन, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो पुराने केस लॉ जिनकी अपन मदद लेते हैं उनका क्या होगा? पुराने केस लॉ होता है ना, हाई कोर्ट का डिसीजन, ओल्ड अपनी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, उनका क्या होगा उसका भी देख लेते हैं। ओल्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केसेस, उसका क्या होगा, ओल्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केसेस। ओल्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट केसेस, इसका क्या होगा? बिल्कुल यही माना जाएगा, ऐसे केस कभी हुए ही नहीं। और यहां पे क्या बोल रहा है, कंटिन्यू टू अप्लाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे चल रहे हैं, यानी कि इनका रेफरेंस लिया जा सकेगा। कंटिन्यू टू अप्लाई। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो हैं इन्हें कंटिन्यू टू अप्लाई, यानी कि इनको बिल्कुल वैसा लेकर चला जाएगा। ये कौन से वाले केस के अंदर ये डेफिनेशन देके रखी है आपको? केस का नाम क्या है, रुको मैं बता दूं वापस से। नवरंगपुरा गांव धर्मादा मिलकर ट्रस्ट, राम तुजी रामाजी, रामाजी वाला। तो नवरंगपुरा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे नाम, हल्का सा छोटा सा लिख रहा हूं क्योंकि नोट्स आप प्रिंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नवरंगपुरा केस, सेक्शन 6,
सेक्शन 6 में नवरंगपुरा केस है। नवरंगपुरा केस के अंदर आपको वहां पर ये जब आपके नोट्स है वहां पे बाजू में किधर बना लो फोटो, इस डेफिनेशन को अभी एक बार गो थ्रू करेंगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा कि यही यही बात है। मैं ऐसा मान के चलूं आप लिख चुके हैं? मैं ऐसा मान के चलूं क्या आप लिख चुके हैं बॉस, साथ साथ लिख चुके हैं? चलो, तो रिपील रिपील रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से और डिलीटेड जो है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा, यानी कि जिस तारीख से होगा उस तारीख तक चलेगा। और ये ओल्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस भी सेम बात होगी और ये कंटिन्यू अप्लाई, यानी कि सेम बात है यार। ये पर्टिकुलर केस क्या कह रहा है देखो अब, रिपील ऑर्डिनरीली ब्रिंग्स अबाउट द कंप्लीट obliteration of provision as if it never existed। रिपील क्या कह रहा है कि बिल्कुल ऐसे मान के चलेंगे, ऑब्लिट्रेशन मतलब हटा ही देंगे उसको जैसे कि वो कभी था ही नहीं, thereby affecting all incoherent rights and all causes of actions related to repealed provision, while deletion ordinarily takes effect from the date of legislature, यानी कि उसी तारीख से लेकर चलते हैं जिस तारीख को डिलीशन हुआ। नेवर टू अफेक्ट, ठीक है। तो अपन ने जो लिखा है वो ज्यादा कंफर्टेबल है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिलीशन और रिवील्ड में क्या फर्क है, तो अगर आप वो छोटा सा चार्ट बना, छोटा सा वो टेबल बनाकर अगर आप समझा सकते हो तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे, उससे ज्यादा किसकी हैसियत नहीं है। सेक्शन 6 इज ओवर। सेक्शन 6A, सेक्शन 6A, सेक्शन 6A, आ गया, हो गया क्या? चलो, सेक्शन 6A क्या कह रहा है, यहां देख लो, कहा, यहीं देख लो यार, चलो कहां है पेन, ये रहा 6A। सेक्शन 6A कह रहा है रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सचुअल अमेंडमेंट इन एक्ट और रेगुलेशन। ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहा है कि जैसे, चलो यहां पर जगह है अपने पास ना 6A, ये क्या कह रहा है कि जैसे कंपनीज एक्ट 2013 था अपने पास, कंपनीज एक्ट, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना 6A को समझने के लिए। कंपनीज एक्ट 2013 था, इसके बाद अमेंडमेंट हुआ, कंपनीज एक्ट 2015 आया, अमेंडमेंट हुआ 2017 आया, अमेंडमेंट हुआ 2019 आया। तो 2013 के अंदर ये अमेंडमेंट लाते गए भाई, जो जो अमेंडमेंट 2015 में आए, 2017 में आए, 2019 में आए, तो अपना कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो गए। अब क्या किया, सरकार को लगा कि इन एक्ट्स की जरूरत नहीं है, सरकार को क्या लगा कि इन एक्ट्स की जरूरत नहीं है, एवं इतनी जबरदस्ती लोड क्यों करना, जबरदस्ती का लोड क्यों करना, सरकार को ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा लोड क्यों करना। तो सरकार ने क्या किया, ये हो क्या रहा है, तो सरकार ने क्या किया कि ऐसा कहा कि भाई साहब 15 हटा दो, रिपील कर दो, दूसरा 2017 ये भी रिपील कर दो, 2019 रिपील कर दो, सब खत्म कर दो। तो सेक्शन 6 से कह रहा है कि जिन एक्ट्स ने आकर हमारे अंदर अमेंडमेंट किया था, अगर वो मर भी जाते हैं तो भी उनके अमेंडमेंट हमारे अंदर जिंदा रहेंगे। उन्होंने जो रूल्स या रेगुलेशंस या कुछ ऐड किया था या लेस किया था, जो भी अमेंडमेंट वो करके गए थे, उन अमेंडमेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना समझ में आता है, सेक्शन 6 इज ओवर। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है? तो डन लिखना, सेक्शन 6A इज ओवर, सेक्शन 6A। अच्छा, अब रीड आपको घर पे कर लेना है, सेक्शन 6A इज ओवर। आपको एक बंदा भी डन लिखेगा तो क्लियर है। ये कह रहा है कि कंपनीज एक्ट 2000, मतलब ये जो एग्जांपल अपन ले रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 था, 2015 में अमेंडमेंट आए, 2017 में आए, 19 में आए, तो सरकार ने से, अब सरकार को लगा कि इन सबकी जरूरत है नहीं, सबकी जरूरत नहीं है, तो उन सबको रिपील किया, डिलीट किया, उड़ा दिया, खत्म किया, गोली मार दी, आग लगा दी। अब आग लगा दी तो जल चुके हैं, तड़प तड़प के उस दिल से आह निकलती रही है, 17 है 15 सब मर गए। तो फिर अब वो कह रहा है कि अगर वो मर गए तो उनकी आत्मा जिंदा है। यस, उनकी आत्मा
आत्मा किसके अंदर है? 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट लाए थे वो अमेंडमेंट कंटिन्यू इन फोर्स रहेंगे, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। 6A इज ओवर, आप गो थ्रू कर लेंगे यहां से। नेक्स्ट होता है रिवाइवल ऑफ रिपील्ड इनैक्टमेंट्स। रिपील्ड अपन ने क्या बात किया? देखो 2013 2013 से पहले 1956 से पहले 1913। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है जिन्होंने एक्ट को इनैक्ट किया था, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल लॉ है, पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि यार हमने जो एक एक्ट लेकर आए थे, बाद में हमने उसे रिपील कर दिया, मतलब हमने उसे उड़ा दिया, क्या हम उसे वापस ला सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ला सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पष्ट कर दो कि आप उसी एक्ट को वापस ला रहे हो, एक्सप्रेस कर दो ऑफिशियल गैजेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ला सकते हो। सेक्शन 7 इज ओवर। रिवाइवल ऑफ रिपील्ड एनैक्टमेंट, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा ये पर्टिकुलर पर्पस की उसे क्यों ला रहे हो, बस इतनी सी बात है। ठीक है। जैसे मान लो कि अभी कोविड आया था बीच में, कोविड आया तो 2 साल 3 साल बहुत ज्यादा दिक्कत रही, तो मान लो कि हमारे देश में कानून बना दिया कि कोविड होगा तो ऐसे करना है, कोविड होगा तो वैसे करना है, ये नियम है, इतने बजे निकलना है, इतने बजे घर में वापस घुसना है, ऐसा कानून बना दिया उन्होंने। मान लो थोड़ी देर के लिए कानून बना दिया, अब कोविड चला गया, कोविड तो जा चुका है, तो उसे रिपील करके उड़ा दिया कि बिना वजह हम इतने सारे कानून बच्चे लोग को भी पढ़ाएंगे, चलो रे उड़ाओ रे इसको, अब कोविड बीमारी खत्म तो यह एक्ट भी खत्म। लेकिन 6 साल बाद 10 साल बाद वो कोविड फिर से आता है, तो सरकार को लगता है कोविड या कोविड जैसी बीमारी फिर से आती है, तो सरकार को लगता है कि यार वही वाला कानून हमें वापस लाना चाहिए। सरकार बिल्कुल ला सकती है, कोई चक्कर नहीं है, सरकार है, सरकार पिता है सबकी। तो सेक्शन 7 इज ओवर। आप चाहें तो लिख लें हिंदी में, इंग्लिश में, मलयालम में, तेलुगु में, आप चाहो तो लिख लो कि गवर्नमेंट चाहे तो वापस ला सकती है रिपील्ड एक्ट। गवर्नमेंट चाहे तो रिपील्ड एक्ट वापस ला सकती है। चलो सेक्शन नंबर 8, अंगूठा देते जाए करो, गुड। सेक्शन नंबर 8 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। हाँ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। जैसे क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट, एकदम ध्यान से, सिर्फ आप कहानियां सुनते जाओ, आपको मुझे लगता है कि सारी चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर एक है इनकम टैक्स एक्ट, एक है कंपनीज एक्ट, एक था कंपनीज एक्ट 1956, एक है या एक था। इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 115 जेबी। 115 जेबी बोलता है कि बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस ले लो, जो भी पर्टिकुलर सेक्शन है बुक प्रॉफिट के कंप्यूटेशन को लेकर। इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 115 जेबी बोल रहा है कि बुक प्रॉफिट कंप्यूट करना है, तो कंपनीज एक्ट 1956 का ये पर्टिकुलर सेक्शन को रेफर कर लो। अब कंपनीज एक्ट 1956 तो उड़ गया, 56 कहां बैठा था? उड़ गया रे, 1956 कहां से उड़ गया? सरकार ने उड़ा दिया, इसकी जगह क्या आ गया? 2013 आ गया। तो सेक्शन 115 जेबी के अंदर इनकम टैक्स एक्ट को रेफरेंस बदलना चाहिए कि नहीं? अब 1956 नहीं भाई साहब, अब 2013 हो गया, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में अभी भी वही रेफरेंस है, यानी कि उन्होंने अमेंडमेंट अभी किया ही नहीं यहां पर। तो लॉ ये कह रहा है, सेक्शन 8 ये कह रहा है कि पुराना एक्ट का अगर कोई रेफरेंस लिया गया था और उसी के संबंध में नए एक्ट में जो सेक्शन है बुक प्रॉफिट को कंप्यूटेशन करने के लिए 2013 में, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि 1956 मतलब 2013।
अब उन्होंने नहीं किया अमेंड तो तुम समझ लो कि वो कहना क्या चाहता था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यहां पे बोला कि कहना ये चाहते हैं कंपनीज एक्ट 1956। 1956 तो क्या? अच्छा तो कौन सा कंपनीज एक्ट है? 2013। अच्छा ठीक है, हाँ उधर बुक प्रॉफिट को कंप्यूट कैसे करते हो वो सेक्शन जिधर है ना वही वाला रेफरेंस हम ले रहे हैं 115 जेबी में। बात समझ में आ रही है कि रेफरेंस एज इट इज कंटिन्यू किया जाएगा। अगर पुराना एक्ट रिपील हो गया नया आ गया लेकिन रेफरेंस वाली जगह में नहीं दिया हुआ है। क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो आपको इस बार लिखना है सेक्शन 8 के लिए ओके। सेक्शन 8 के लिए आपको लिखना है ओके। ये आपका ये क्वेश्चन है, सेक्शन है, आप देख लो इसको। एग्जाम्पल आप गो थ्रू कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूं आपको देखने के लिए। आपको अगर क्लियर हो जाता है तो आपको लिखना है सिर्फ ओके। सेक्शन 8 अगर आपका क्लियर है तो आपको लिखना है ओके। अरे वेरी गुड स्नेहा, गुड। आप ये एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, जो मैंने डिस्कस किया है वही है। चलो अब आता है सेक्शन 9। ध्यान से सुनो सेक्शन 9 क्या कह रहा है। वापस आते हैं हम अपने नोट्स पर। सेक्शन 9, सेक्शन 9 बोल रहा है कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। अच्छा, कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम, कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। यहां पे बोला है कि यार अपन जैसे एक प्रोविजन था, मतलब टाइम की कैलकुलेशन, डेट की कैलकुलेशन, देश की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एक छोटी सी बात बस इसने बोली है। एक एग्जांपल देते हैं अपन। जैसे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होता है। डिविडेंड डिक्लेयर किया मान लो 30 सितंबर 2023 को। क्या डिक्लेयर किया? डिविडेंड। ध्यान से सुनना एग्जांपल। डिविडेंड डिक्लेयर किया 30th ऑफ सितंबर 2023। तो लॉ क्या कहता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड यू हैव टू पे द डिविडेंड विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज क्या करना है? डिविडेंड पे करना है। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। ये सेक्शन ये कहता है, ध्यान से सुनना, ये सेक्शन कहता है कि आपको प्रोविजन में क्या बोला है? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। फ्रॉम वर्ड क्या है? फ्रॉम द डेट। तो ये जो फ्रॉम है ना, जिस तारीख की बात कर रहे हैं फ्रॉम, ये फ्रॉम कौन सी तारीख की बात कर रहा है भाई? फ्रॉम मतलब क्या? यहां पे फ्रॉम मतलब 30। तो कह रहे हैं कि जब भी फ्रॉम लिखा होगा ना, जिस तारीख से काउंट करना है तो उस दिन को छोड़ देंगे। यानी कि 30 तारीख से, भाई क्या बोला है कि जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसके 30 दिनों के अंदर आपको पेमेंट कर देनी है, तो 30 तारीख को नहीं गिनेंगे, जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसे नहीं गिनेंगे। बस इतना सा बोल रहा है सेक्शन 9, बोल ही यही रहा है कि बस 30 तारीख को नहीं गिनेंगे। यानी कि कहां से चालू करेंगे? एक तारीख से। यानी कि 1 तारीख से 30 सितंबर के बाद क्या होता है? अक्टूबर। 30 अक्टूबर को आपका लास्ट डेट होगा, आपको पेमेंट कर देना है। फिर बोलता है कि अगर 30 दिनों में पेमेंट नहीं हुआ तो 30 दिन से, यानी कि 30 दिन से यानी कि 31 अक्टूबर, 30 दिन से 7 दिनों के अंदर यानी कि 6 ऑफ नवंबर तक आपको कहां पैसा जमा करना है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। ये मैंने टफ तो नहीं कर दिया, समझ आ रहा है आपको? आपको ये कह रहा है सिर्फ फ्रॉम वर्ड कि फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो फ्रॉम द डेट, तो फ्रॉम वाला दिन छोड़ देंगे। फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो डिक्लेयर कब हुआ था भाई साहब? 30 तारीख को हुआ था भाई साहब। तो फिर ये 30 तारीख को छोड़ दो भाई साहब, क्योंकि लॉ कह रहा है जनरल क्लॉजेस की फ्रॉम में
इस चीज को छोड़ देते हैं भाई साहब। ये देखो भाई साहब, ये आपके सामने आ गया भाई साहब, देखो भाई साहब, बस 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 आ गया। देखो ये क्या कह रहा है कि कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम, तो ये कह रहा है द वर्ड फ्रॉम, जहां पे फ्रॉम लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ लास्ट इन सीरीज ऑफ डेज, और टू पे लास्ट करेंगे। टू मतलब टू में तो लास्ट वाला दिन तो कवर करेंगे, लेकिन फ्रॉम इसमें क्या बोला है, फ्रॉम वाला डे छोड़ देंगे। एक एग्जांपल आप देख लो, ये एग्जांपल डिविडेंड वाला है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लो। आपको मैं सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूं और आपको इस बार थम्स अप करना है, हम आगे बढ़ जाएंगे तुरंत नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 10 पर। थम्स अप कर रहे हैं फटाफट, सेक्शन 10 पर आएंगे। चलो चलो जी, सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। सेक्शन 10 क्या कह रहा है, सेक्शन 10 क्या बोल रहा है, एकदम ध्यान से सुनो। बहुत आसान सा एक्ट लग रहा है मेरे को तो ये, आप एम डर रहे हुए तो इससे। बस ये थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी बहुत गंदी सी है, वो ठीक है, अब यार थोड़ा बहुत तो रहता है। इसकी गंदी है तो अपन अपन समझ गए ना, तो अपन अपनी जबान में आंसर लिख के आओ। तो इसलिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश कैसे भी आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप कुछ तो लिखते रहो बस, ठीक है। चलो, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम क्या कह रहा है, देखो कंप्यूटेशन इसके ऊपर क्या था, कंप्यूटेशन ऑफ कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, तो कंप्यूटेशन ऑफ टाइम के अंदर सीधा सीधा इसने बोला है कि जैसे मान लो कि आपके ऊपर कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान मत देना ज्यादा, आप सुनवाई पे ध्यान देना। मान लो आपके ऊपर क्या चल रहा है, कोर्ट का किसी तरह का कोई केस चल रहा है, कोई प्रोसीडिंग चल रही है, और वो प्रोसीडिंग के अंदर पर्टिकुलर डेट को आपको कोर्ट को अपना जवाब देना है, लास्ट डेट है वॉट एवर। अब अगर वो लास्ट डेट को मान लो, आपकी सुनवाई की लास्ट डेट ये है या जो भी है, लास्ट डेट को अगर संडे या पब्लिक हॉलीडे कुछ आ जाता है तो फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्किंग डे लेंगे। अरे फिर नेक्स्ट वर्किंग डे लेंगे ना, मतलब संडे था तो मंडे को कर लेंगे, नहीं मंडे को तो दिवाली आ गई, अच्छा, या मंडे को तो छोटी दिवाली आ गई तो ट्यूसडे को करेंगे, ट्यूसडे को तो बड़ी दिवाली आ गई तो उसके नेक्स्ट डे करेंगे, उसके नेक्स्ट डे कोई बहुत बड़ा नेता मर गया तो उससे पब्लिक हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे हो गया, अच्छा, तो फिर वो कब पुनर्जन्म लेगा तब करेंगे क्या। अरे जिस दिन भी पब्लिक हॉलीडे नहीं होगा, नेशनल हॉलीडे नहीं होगा, उस दिन कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट वर्किंग डे, ये अपन बचपन से सीखते आए हैं, और ये जो सीखते आए हैं ना, हमें पता भी नहीं था कि अंग्रेज यहां लिख के गए, हम तो यूं ही सीखे चले जा रहे थे, किसी ने बताया कि नेक्स्ट वर्किंग डे, अच्छा अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट वर्किंग डे, हाँ हाँ नेक्स्ट वर्किंग डे। तो अब आज हम शुक्रिया अदा करेंगे अंग्रेजों का कि वो जो नेक्स्ट वर्किंग डे वाला प्रोविजन था ना, वो साला तुम इधर लिख के गए थे, हम कब से ढूंढ रहे हैं कि लिखा कहां हुआ था। अंग्रेजों तुम बड़े बदमाश निकले, छुप छुप के लिख गए। क्लियर है क्या, नेक्स्ट वर्किंग डे, चलो शाबाश। नेक्स्ट आता है आपका मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, लंबाई कैसे नापो, नापो लंबाई नापो, मजा आएगा। जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, और ये उसमें आता है, किसमें, ऑब्जेक्टिव में आता है ये वाला मेजरमेंट ऑफ ये वाला, तो इसके आगे लिख दो ऑब्जेक्टिव, ओ बी जे ई सी टी आई वी ई, ओ बी जे, ओ बी जे ई सी टी आई वी, ऑब्जेक्टिव। चलो, अंग्रेजों का शुक्रिया अदा करने के बाद अब हम आए सेक्शन 11 पर। सेक्शन 11 कह रहा है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम चार पार्टनर्स हैं, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, तुरंत चीजें खत्म होगी। हम चार पार्टनर्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में पड़ा है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्किंग डे, वेरी गुड। नेक्स्ट डे नहीं बेटा, फिर गलत हो गए आप, नेक्स्ट वर्किंग डे होता है, वर्किंग डे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हॉलीडे हुआ तो क्या ही कर लोगे, हाँ तो वहां पढ़ा है ना, तो ये सब ये अंग्रेज देखे गए बेटा अपने को, अंग्रेज आर वेरी गुड, अंग्रेज पीपल आर वेरी गुड, दे आर गोरे गोरे, दे आर वेरी ज्यादा गोरे, एंड दे आर वेरी वेरी ज्यादा लॉ लिखने वाले, और हम लोग बेचारे वेरी 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 ज्यादा लॉ पढ़ने वाले। चलो, पार्टनरशिप एक्ट है, जैसे चार पार्टनर है ए बी सी डी,
ए बी सी डी, ये चार पार्टनर है। ए बी और डी ने मिलकर सी को क्या किया, पार्टनरशिप से बाहर निकाला। एक्चुअली सी क्या था, 1.5 शाना था। सी क्या था, 1.5 शाना था। हाउ मच शाना वाज सी, 1.5। तो इस सी को इन्होंने बाहर निकाला क्योंकि सी बदमाशी करता था। तो बदमाशी करता था मतलब क्या करता था कि पर्सनल बेनिफिट्स के लिए काम करता था। तो इन तीनों ने बोला कि चल दफा हो जाए यहां से। तो बोलता ठीक है मैं अपनी दुकान खोल लूंगा इधर सामने, फिर तो मैं बताऊंगा। तो उन्होंने ऐसा क्लॉज डाल दिया कि आने वाले 2 साल तक तू ये 10 किलोमीटर के रेडियस में, ये 10 किलोमीटर के रेडियस में सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता, ये हम तुझ पे प्रतिबंध लगाते हैं। तो ऐसा प्रतिबंध कुछ मायने में पार्टनरशिप में लगाया जा सकता है, आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह का अगर लैंग्वेज गंदी नहीं देके गए यार, वो तो अपनी लैंग्वेज देकर गए, हमें वो लैंग्वेज सिखाना भूल के गए कि कॉमा किधर लगाते हो हरामखोर। तोतले थे अंग्रेज, तोतले जो कानून लिख के गए ना, तो जगह जगह कॉमा तोमा 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 लगा लगा के आज तक वो कॉमा लगे हुए हैं। वो कॉमा लगा के गए, हमें कॉमे निकालने नहीं आए। तो इतने सारे कॉमे, आधी बात इधर की उधर की, सारा हो गया, चिड़िया उड़ खेल के चले गए हमारे साथ। तो सुनो, तो अरे यार सुनो ना प्लीज, अब थोड़ी देर के लिए। तो अब ये इसको बोला कि तू 10 किलोमीटर के रेडियस में, यानी कि एक डिस्टेंस बता दिया कि 10 किलो। अब मान लो कि वो गांव है, वो गांव है, गांव इधर से जाता है, ये गांव का रास्ता है, ऐसे पगडंडी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या, घर 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 बहुत सारे घर बने। तो ये पगडंडी से यहां से होते हुए फिर ऐसे जाते, तब ऐसे निकलते हैं, ठीक है। तो लॉ कहता है कि ऐसे घूम घूम के जाएंगे 10 किलोमीटर, ऐसे नापेंगे या सीधा 10 किलोमीटर नापेंगे। तो लॉ ने बोला एकदम स्ट्रेट लाइन अपन लेकर चलेंगे, छोटी मोटी घुमावदार रोड को भाई ऐसे 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 घूम के 10 किलोमीटर चाहे 2 किलोमीटर में ही खत्म हो जाए, हम एकदम स्ट्रेट लेंगे, बस ये सीधी सी बात है। तो ये लाइन को आपको याद रखना है कि डिस्टेंस का मेजरमेंट इसमें कैसे होता है। तो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन, डिस्टेंस इज मेंटेन्ड, डिस्टेंस इज मेजर्ड, डिस्टेंस इज मेजर्ड अ स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में रट्टे वाला है कि स्ट्रेट लाइन आपको लेकर चलना है, बस स्ट्रेट लाइन आपको याद रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला। तो फिर आपका 1 नंबर पक्का। आते हैं सेक्शन नंबर 12, और ये तो गजब। ड्यूटी टू टेक प्रो राटा, प्रो राटा का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनेट बेसिस। अरे भाई आईटीसी, मान लो आईटीसी एक सिगरेट बनाती है, आईटीसी, आई 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 टी सी, आईटीसी ने क्या बनाया, सिगरेट, बीड़ी। मान लो ये 4 सेंटीमीटर की बीड़ी बनाती है, तो जीएसटी वाला बोलता है कि हम 1 रुपया जीएसटी लेंगे, उदाहरण ले रहे हैं, 2 रुपया लेंगे, चलो 2 रुपया जीएसटी लेंगे। अगर आईटीसी अब 8 सेंटीमीटर का बनाएंगे, तो बताओ बच्चों बताओ, प्रपोर्शनेटली कितना जीएसटी हो जाएगा। ये इसका दुगना हो गया तो जीएसटी भी 4 रुपया हो जाएगा। अगर ये 16 सेंटीमीटर की बनाएंगे, तो आपको जवाब देना है कि जीएसटी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट के निकालो, फटाफट आंसर करो। 4 सेंटीमीटर की सिगरेट पे, बीड़ी सिगरेट पे, मान लो उदाहरण है ये, मुझे मालूम नहीं है कि इतने आते हैं, इतना क्या है। तो 2 रुपए जीएसटी, 8 सेंटीमीटर पे कितना हो गया, प्रो राटा हिसाब लेके चलो तो 4 रुपए हो गया। तो बताओ बच्चों बताओ, 16 सेंटीमीटर पर कितने रुपया जीएसटी लग। वेरी गुड इंद्रजीत, तुमने तो कर दिखाया, तुम तो एकदम बहुत चाचा चौधरी जैसे होशियार निकले। ये 8 रुपए हो गया, बस यही बोल रहा है सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या है, चाचा चौधरी से लिखवाया गया है। सेक्शन 12 किससे लिखवाया गया, चाचा चौधरी से, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन खतरनाक कैलकुलेशन ना चाचा चौधरी कर सकते थे उस जमाने में। तो चाचा को पकड़ा साबू के साथ और यहां पे करा लिया, ठीक है। ये देखो, वेयर एनी एनैक्टमेंट नाउ इन फोर्स, अभी फोर्स में है, हेयर एंड आफ्टर टू बी इन फोर्स, अच्छा, एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, एक्साइज और इन नेचर देयर ऑफ, कुछ भी ऐसा है, तो उसको कैसे लेवी होगी वो, इन गिवन क्वांटिटी बाय वेट मेजर ओवर वैल्यू ऑफ एनी गुड्स।
अकॉर्डिंग टू द सेम रेट ऑन ग्रेटर और लेस क्वांटिटी, मतलब रेट वही लगेगी, ऊपर नीचे कुछ होता रहेगा प्रो राटा बेसिस पर। इसके ऊपर दो एग्जांपल्स लिए हैं, सीधी एक एग्जांपल मैं डिस्कस कर लेता हूं, एक एग्जांपल आप पे छोड़ देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखोगे, आप बोलोगे कितना पुच्चू सा है साला, मतलब इतना सा बोला है। अच्छा आपको मैं ऐसे ओरली बता देता हूं, इतना बड़ा एग्जाम्पल है। टोटल नंबर ऑफ शेयर है 100, कंपनी ने डिविडेंड बांटा 2 रुपए एक शेयर पे, तो बताओ बच्चों, बताओ डिविडेंड कितना बटा, 200 रुपए। अब ए के पास है 50 शेयर, बी के पास है 30 शेयर, सी के पास है 20 शेयर, तो बताओ बच्चों बताओ ए को कितना मिला। सर 50 × 2 मिला 100 रुपीज, वेरी गुड, सही जवाब। सर बी को मिला 30 × 2 60 रुपीज, हाँ सही जवाब, बिल्कुल सही। और सर जो बचा वो तो सी को, बचा नहीं, निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ, निकाल, अब बीच निकाल के दिखा। सर 20 शेयर्स 2 रुपए के हिसाब से 20 × 2 = 40 रुपीज, यस ये दिया है आपको इतना बड़ा एग्जाम्पल। अब इसको एक बार गो थ्रू कर लेना कि प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। जय श्री राम। एनीवन प्लीज टेल मी सर के फेमा के नोट्स कहां मिलेंगे। कोकोमो, कोकोमो बाद में बात करना इस बारे में। चलो आपको मैं अंगूठा, आपका अंगूठा चाहिए, इस एग्जाम्पल को पढ़ लेंगे क्या आप, आगे बढ़ते हैं जेंडर पे फटाफट। जेंडर की भी डेफिनेशन हमें पढ़नी है, सोचो ये दिन आ गए कि जेंडर पढ़ेंगे, क्योंकि हम सीए में हैं तो हमें पता होना चाहिए जेंडर, मेल कौन फीमेल कौन। वाओ गुड, ओके चलिए। चलो अच्छा अब सुनो, टाइम पास फालतू का यार, बट एक्ट में लिखा है तो क्या करें, एक्ट पूरा तो करना है ना अपने को। सेक्शन 30 जेंडर कह रहा है, जेंडर भाई जैसे अपन कई प्रोविजंस में ऐसा देखते हैं, कहां गया, अरे तो गुड फेथ आ गया। कई प्रोविजन अपन ऐसा देखते हैं ना, इफ द, ध्यान से सुनना, अब ये देखना बस ध्यान से। इफ द डायरेक्टर, if the director, if the director contravenes the above provision, he will be punishable with fine, पेनल्टी। अरे यार इसने ही लिख दिया, बस ये जेंडर में यही कह रहा है कि ही इंक्लूड्स शी, बस खत्म जेंडर वाला काम खत्म। सिंगुलर लिखा तो सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल। जैसे मान लो आपको, जैसे अभी प्रैक्टिकली सोचो ना यार, मान लो शीला, शीला भी है डायरेक्टर, तो क्या उसको पेनल्टी नहीं लगेगी कि यहां तो ही लिखा है, तो यहां पे ही का मतलब है ही इंक्लूड्स शी, खत्म। यहां पे ही का क्या मतलब है, ही इंक्लूड्स शी, खत्म। बात समझ में आ रही है। कुछ केसेस में मस्कुलाइन मतलब मस्कुलाइन होगा, लेकिन कुछ केसेस में मस्कुलाइन के अंदर फेमिनाइन भी शामिल कर दिया जाएगा। कुछ केसेस में मस्कुलाइन के अंदर मस्कुलाइन ही होगा, अगर स्पेसिफिकली बोला है, जैसे इनहेरिटेंस वाला एक्ट होता है ना, वो बोलते हैं कि पिता की जायदाद पुत्र को मिलेगी, तो यहां पुत्र इंक्लूड्स पुत्री नहीं। अगर स्पेसिफिकली कहा है पुत्र, तो पुत्र मतलब पुत्र, नॉट इंक्लूडेड पुत्री। लेकिन अगर ऐसा कहा है कि ही विल बी पनिशेबल, तो यहां पे ही में डायरेक्टर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, तो यहां पर ही इंक्लूड्स शी, लेकिन पुत्र डज नॉट इंक्लूड्स पुत्री, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिकली कहा गया है, स्पेसिफिकली कि मैस्कुलाइन है तो मैस्कुलाइन को ही लेकर चलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कैटल वर्ड के अंदर जब आप जीएसटी पढ़ेंगे ना, कैटल वर्ड के अंदर काउस भी आती हैं, बुलक्स भी आता है। अगर जीएसटी कहता है कि कैटल पे 4% जीएसटी, मैं ये रेट्स वगैरह सब कुछ उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं, समझ नहीं आया, खिचड़ी हो गई।
अरे ये गौरव को समझ नहीं आया, बाकी सबके साथ ऐसा ही है कि बाकी लोग को समझ आ रहा है? खिचड़ी कौन सी पक गई? आपका दिमाग कहीं और होगा यार, मैं तो बहुत इजी वे में ले रहा हूं शायद। फटाफट से आंसर करो। ये गौरव घर को नहीं समझ आया, किसी और को भी नहीं आया क्या? आगे बढ़े या फिर इसको एक बार फिर से लें? अगर समझ आ गया है इसका मतलब बेटा आपका ध्यान नहीं है, खिचड़ी तो आप आपके मन में कुछ और पक रही होगी बेटा, इसलिए आपका ध्यान ही नहीं है। समझा? ओके, चलो चलो कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? सॉरी, गौरव। गौरव एक बार फिर से लेते हैं, एक बार फिर से लेते हैं। अगर लॉ में ऐसा लिखा है कि इफ द डायरेक्टर कॉन्ट्रावीन्स द अबव प्रोविजन ही विल बी पनिशेबल विद पेनल्टी। अब गौरव मुझे आप बताओ, क्या डायरेक्टर सिर्फ ही होगा कि शी भी हो सकती है? गौरव आंसर करना फटाफट। अगर यहां पर शी भी हो सकती है, अगर यहां पर शी भी हो सकती है तो फिर क्या होगा कि ही इंक्लूड्स शी, वरना जितनी औरतें डायरेक्टर्स हैं वो तो सब बच जाएंगी। यस, ये कहानी खत्म। दूसरी बात, अगर लॉ ने स्पेसिफिकली किसी जेंडर को मार्क किया है कि ये प्रोविजन इन्हीं के लिए है, फीमेल्स के लिए ही है या मेल्स के लिए ही है, तो उस पर्टिकुलर वर्ड को सिर्फ स्पेसिफिक में ही लेकर चलेंगे। जैसे ऐसा होता है ना कि भाई पिता के उस पर तो पुत्र का अधिकार होता है। सर पीछे करके देख सकते हैं गौरव? अरे हाँ, ये भी ठीक है गौरव, आप पीछे करके देख सकते हो। गौरव बोथ, बोथ क्या? गौरव घर समझा, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। समझा, समझ आ रहा है सर, समझ आ गया। खिचड़ी पक गई, बोथ क्या? अच्छा, ओके ओके ओके, बोथ। अब चलो हम वापस अपने एग्जांपल पे आते हैं। मान लो कैटल है, मान लो कैटल है, कैटल पे उदाहरण ले रहा हूं मैं। ये बिल्कुल ये 4% में जीएसटी का रेट ले रहा हूं, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं है, काल्पनिक है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। हो भी सकता है लेकिन कोई नहीं है। मान लो कैटल पे 4% जीएसटी लगता है। अगर ऐसा प्रावधान है तो कैटल में काऊ और बुलक्स दोनों आ गए। कैटल के अंदर अगर पर्टिकुलर कंपोजिट वर्ड को ले रहे हैं तो काऊ बुलक्स दोनों आ गए। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोला कि काऊ के ऊपर 4% या 14% जीएसटी होगा तो सिर्फ काऊ के ऊपर 14% जीएसटी होगा। या स्पेसिफिकली बोला है कि बुलक्स के ऊपर बुलक्स एग्जम्प्ट होगा तो बुलक्स ही एग्जम्प्ट होगा, काऊ एग्जम्प्ट नहीं होगा। अगर बोला है कैटल एग्जम्प्ट होगा तो दोनों एग्जम्प्ट होंगे। बात समझ में आ रही है? यस, ओके ओके। सर पीछे करके देख सकते हैं गौरव? नहीं नहीं, वो ठीक है, हो गया उनको। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ सेक्शन, कौन सा था ये? पता नहीं, कोई तो था। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे यार? स्किप हो गया मेरा ही। सेक्शन 13, दिस इज ऑल अबाउट जेंडर। तो जैसे ही इंक्लूड्स शी, वैसे ही सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, सिंगुलर सिंगुलर इंक्लूड प्लूरल एंड वाइस वर्सा। जैसे सिंगुलर प्लूरल देखो, मान लो आप ऑडिटर हो, आप किसी कंपनी के ऑडिटर हो। लॉ ने क्या बोला? आप इस पर्टिकुलर कंपनी, मान लो आप ए लिमिटेड के ऑडिटर हो, तो लॉ ने बोला आप ए लिमिटेड की सब्सिडरी में ऑडिट नहीं कर सकते। तो सब्सिडरी इंक्लूड्स सब्सिडरीज। अगर ए लिमिटेड की एक से ज्यादा सब्सिडरी है, मान लो चार चार सब्सिडरियां पाल के बैठा है, तो आप उन चारों में ऑडिट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? हमें कैसे पता चलेगा? अरे कैसे भी पता नहीं चलाना, अपने को पागल थोड़ी बनना है। अपने को तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बता देना है कि सिंगुलर अपने को 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऐसे पागल नहीं बनना। अपने को इतना समझना नहीं है, इसको अपने को तैयार करना है बस। बात समझ में आ रही है क्या? तो आप इसको गो थ्रू, जैसे ये देखो मेल डिसेंडेंट, यहां पे आ गया मेल डिसेंडेंट वाला। द वर्ड मेल डिसेंडेंट, छोटा टेनेंसी एक्ट, नॉट इंटरप्रिटेड एज फीमेल डिसेंडेंट, ये मैंने बात किया, ठीक है। वेयर द वर्ड, ये कैटल वाला वर्ड, ये बुलक्स कुड नॉट बी इंटरप्रिटेड इंक्लूडिंग काउज, जहां पे
कॉमन जेंडर को यूज करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है कैटल। तो ये कहानी आपके सामने आ रही है। मैं सब मान के चलो, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, अगर हाँ तो आगे बढ़ जाता है। यस, इस पर एक बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्क्स। अंगूठा दे दो, आगे बढ़ते हैं यार। भाई देखो गौरव जी, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे क्लास, मतलब ये दौरान, तो फिर एक मतलब मुश्किल हो जाएगा बाकी लोग के लिए कि यार तुम्हारे लिए क्यों रिपीट करें। आप भी तो पीछे जाके खुद रिपीट कर सकते हो, आप बैक जाके रिपीट कर सकते हो। ये तो मुझे बाद में बताया इन्होंने, है ना। चलो, थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी है यार। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 14 से 19, पावर्स एंड फंक्शंस। ये बड़ा आसान है, पावर्स एंड फंक्शंस। भाई ये बोल रहा है कि वेयर एनी सेंट्रल एक्ट, हाँ, पावर कन्फर्ड टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। कंपनीज एक्ट 2013 बन गया है। कंपनीज एक्ट के अंदर आपको जब चाहे रूल्स वगैरह या कोई भी रूल्स रेगुलेशंस आपको फ्रेम करना है, आप कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन 14 बस इतनी सी बात बोलता है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट सेक्शन, आप सिर्फ इसको गो थ्रू कर लेना। पावर टू कन्फर्ट एक्सेसिबल टाइम टू टाइम। भाई जब भी ये बना है तो पावर इज कन्फर्ड अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, पावर टू मेक टाइम टू टाइम ओकेजन रिक्वायर। सो जब मर्जी आपको रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन लाने हैं, आप ला सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन इज पावर टू अपॉइंट, टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट। ये कह रहे हैं कि अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कैसे करना है। किसी भी एक्ट के अंदर आपको किसी बंदे को अपॉइंट करना होता है तो 2 तरीके होते हैं। पहला, या तो उसके नाम से उसको अपॉइंट करो, आइदर बाय हिज नेम या फिर बाय हिज ऑफिस, या फिर उसके औहदे के हिसाब से उसे अपॉइंट करो, आइदर बाय नेम और बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। अब जैसे रमेश भाई को अपॉइंट किया तो रमेश भाई का नाम लिखो, रमेश भाई को अपॉइंट किया तो रमेश भाई का नाम लिखो, रमेश भाई को अपॉइंट करना पड़ा तो रमेश भाई के औहदे का नाम लिखो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। आईईपीएफ, आईईपीएफ के अंदर हमने इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, वहां पे हमने जो सबसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर रखा था, या यूं कहे वहां का जो चेयरपर्सन था, वो कौन था? सेक्रेटरी ऑफ एमसीए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की सेक्रेटरी की कुर्सी पे जो बैठा होगा वो चेयरमैन होगा आईपीएफ में। तो यहां पर उसका औधा, अगर हमने औधा लिखा कि एमसीए का सेक्रेटरी की कुर्सी पर जो बैठा होगा वही हमारा चेयरपर्सन होगा, तो इसे कहेंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर। यानी कि अब हम उसे बैठाएंगे नहीं, हम उसे हटाएंगे नहीं, उस कुर्सी पे वहां जो बैठता जाएगा यहां वो आता जाएगा। वहां मान लो रमेश भाई बैठे थे, एमसीए के सेक्रेटरी थे, तो एमसीओ के एमसी का सेक्रेटरी हमारा ऑफिस एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गया। हमने नहीं बैठाया, बैठाया किसी और ने, लेकिन बाय डिफॉल्ट बैठ गया आके। अब मान लो रमेश भाई की सेवा निवृत्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हो, रमेश की जगह सुरेश भाई उधर बैठे तो सुरेश भाई उधर बैठे, तो उस कुर्सी पे जो बैठा वो हमारे यहां बैठा। Ex officio is a Latin word which means by virtue of one's position or office. Provision under this section states that where there is a power to appoint, appointment may be made by appointing ex officio as well. बस सीधी सी बात है, अगर जहां पे अपॉइंट, सॉरी सर जेन्युइन रिक्वेस्ट थी। अरे कोई बात नहीं यार, पागल है क्या, तेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट थी तो अपन ने लिया ना, रिपीट किया। लेकिन एक बार रिपीट करने के बाद आपको एक सलाह तो देनी पड़ेगी ना कि भाई चलो नेक्स्ट, अभी तो अपन ने रिपीट कर दिया, नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा होगा तो यार प्लीज तुम पीछे चले जाना, क्योंकि इतने लोग देख रहे होते हैं, उन सिर्फ तुम्हारे लिए अपन को वापस लेके चलेंगे, ठीक है। तो तुम्हें हम बुरा नहीं बता रहे, मेरे को मालूम है एक बार गलती हो गई, मैंने पूरा रिपीट किया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा ऐसा कर लेना ना। चलो सेक्शन 16, अरे 15 ओके, अंगूठा दे दो।
सेक्शन 16 क्या है भाई? पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू सस्पेंड। अरे यार क्या बकवास बात है। ये कह रहा है पावर टू अपॉइंट, मतलब अगर आपके पास लॉ ये कह रहा है भाई, जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या कह रहा है, मुझे आपको बार बार बताना पड़ेगा। जनरल क्लॉजेस एक्ट ये कह रहा है कि अपने जितने भी सेंट्रल एक्ट बने हैं ना, अगर वहां पर सेंट्रल एक्ट में किसी अथॉरिटी के पास किसी को अपॉइंट करने की पावर है, जैसे शेयर होल्डर्स के पास ऑडिटर्स को अपॉइंट करने की पावर है, अगर शेयर होल्डर्स के पास डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर है, तो उनके पास ऑडिटर को रिमूव करने की पावर भी होगी बाय डिफॉल्ट। अगर उनको उनके पास डायरेक्टर्स को भी रिमूव करने की पावर्स होंगी बाय डिफॉल्ट। तो ऐसे जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उसकी लात में भी बड़ा दम होता है, ये सेक्शन 16 बता रहा है। बस बात खत्म। सेक्शन 16 यही कह रहा है, पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। इसमें एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कोर्ट को रिसीवर होता है ना, रिसीवर, ऑफिशियल रिसीवर सुना है, कोर्ट को रिसीवर को नियुक्त करने का अधिकार है, पावर्स हैं, तो वो उसे हटाने का अधिकार भी रखती है। कोर्ट अपॉइंट भाई ऑर्डर 40 ऑफ सीपीसी 1908 which authorizes a court to appoint a receiver has been construed power of removing a receiver। मतलब जो बैठाना जानता है वो भगाना भी जानता है। That's it। इसके नीचे एक एग्जांपल और लिया आर्टिकल 229 के अंदर कि चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के कुछ लोगों को बैठाने की शक्ति रखता है, तो उन कुछ लोगों को निकालने की शक्ति भी रखता है। सेक्शन 16 इज ओवर। आप ये मान के चलना कि हम कोई एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम सभी एक्ट में जनरल प्रोविजन क्या है वो पढ़ रहे हैं। सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज का मतलब क्या है भाई? जैसे मान लो हमने, यार जैसे क्या होता है, कुछ काम मुझे वो किया गया, डेलीगेट किया गया है। डेलीगेट किया है मतलब वो काम मेरा नहीं था, तो लॉ कह रहा है कि जिसे डेलीगेट किया है वो काम कर सकता है अगर वो उस लेवल का अधिकारी है। तो इसको गो थ्रू कर लेना, सड़ा सा है क्वेश्चन 17। सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या कह रहा है? सक्सेसर्स। सक्सेसर क्या कह रहा है कि सेबी, जैसे देखो सक्सेसर का मतलब यहां पे परपेचुअल सक्सेशन की बात कर रहा है। परपेचुअल सक्सेशन, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो सेबी में, आरबीआई में 5 मेंबर्स की एक बेंच थी, 5 जजेस की, 5 ट्रिब्यूनल की, 5 अधिकारियों की एक बेंच थी, जो किसी तरह का कोई भी सेबी को लेकर बदमाशी करता था तो उसके ऊपर फैसला सुनाया करते थे, उसके केस को सुना करते थे। 5 जजेस कह लो, 5 जजेस की बेंच थी सेबी के अंदर। हर एक्ट के अपने अपने जज होते हैं, ट्रिब्यूनल कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, किसी नाम से कहते हैं। तो ऐसे 5 लोगों की बेंच थी। अब मान लो उन 5 का रिटायरमेंट हो गया और केस चल रहा था मेरा, तो क्या मैं फ्री हो गया? नहीं। लॉ ये कह रहा है कि ये परपेचुअल सक्सेशन है, ये 5 जाएंगे तो दूसरे 5 आएंगे, दूसरे 5 जाएंगे तो तीसरे 5 आएंगे, तीसरे 5 जाएंगे तो चौथे 5 आएंगे, वो चलता रहेगा। कभी भी वो कुर्सी, यानी कि आपका केस, वो कुर्सी लड़ रही है, कुर्सी पे जो लोग बैठे हुए वो चले गए कि मेरा तो वर्मा जी देख रहे थे, वर्मा जी चले गए, मैं फ्री हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये उनके सक्सेसर्स आके कंटिन्यू करेंगे। जैसे, ठीक है, बात समझ में आ रही है? काम चलता रहेगा, काम नहीं रुकेगा। ठीक है, ये खत्म होता है यहां पर। लेकिन इसमें देखो, आपको ये सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 18 इज ओवर। सक्सेसर्स की जैसे ही बात करेंगे तो परपेचुअल सक्सेशन को अगर आप अंडरलाइन कर लेंगे तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। सेक्शन 18। सेक्शन 19 ऑफिशियल चीफ्स एंड सबऑर्डिनेट्स। ऑफिशियल चीफ्स एंड सबऑर्डिनेट ये कह रहा है कि कोई सुपीरियर है। सुपीरियर जैसे मान लो कि आरओसी का दफ्तर है। किसका दफ्तर है? आरओसी का। तो आरओसी के नीचे एम्प्लॉइज भी काम कर रहे हैं। कुछ केसेस में आरओसी अगर ऑफिस में उपस्थित नहीं है तो जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा आरओसी के बाद, वो आरओसी की कुर्सी संभाल लेता है जब तक वो ऑफिस में नहीं है। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन कह रहा है कि आरओसी जो काम नहीं कर सकता वो उसके निचले सबऑर्डिनेट, आरओसी क्या है यहां? सुपीरियर है, और ये एम्प्लॉइज क्या है? इसके सबऑर्डिनेट्स हैं। तो यहां पर यह पर्टिकुलर बात बोली है कि जो काम सुपीरियर कर सकता है
उस सीमा से ज्यादा सबऑर्डिनेट नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में, जो काम सबऑर्डिनेट, जो काम सुपीरियर नहीं कर सकता, वो काम सबऑर्डिनेट भी नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर सेक्शन 19 बस इतनी सी बात बोल रहा है। हम वापस से ध्यान दो, हम क्यों कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। ये बोल रहा है कि भारत में जितने भी एक्ट बने हुए हैं ना, तो अगर उनके उनके अंदर ये जनरल प्रोविजंस हैं जो यहां से आप उठाकर यूज कर सकते हैं, इसकी अपनी कोई औकात नहीं है। ठीक है, चलो, ये वाला केस लॉ है केजी वाला, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें बोला है, देखो, कृष्णయ్య स्टेट, कृष्णయ్య केजी कृष्णయ్య versus state में केस था. It was held that it is not essential that same statutory authority that initiated a scheme under road transport corporation should also implement it. It is open to the successor. ये successor वाला एग्जाम्पल यहां पर सामने आ गया. ठीक है, हमने केस की बात की थी, स्कीम की बात हो रही है, कुछ भी हो. ठीक है, दो ब्लॉक्स बचे हैं. प्रोविजन एज टू ऑर्डर रूल्स etc मेड अंडर इनैक्टमेंट सेक्शन 22-24. एक 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. आप सांस ले लो. मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप बोर हो जाओ. बोर हो गए हो क्या यार? बोर तो एक्चुअली जल्दी जल्दी खत्म हो जाए बस ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, है ना? इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि बस हो जा खत्म. सिम 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 20 सेक्शन नंबर 20 से लेकर 24 तक ये सब नौटंकी है. एक 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ. पानी वानी पी लो, आप भी पानी वानी पी लो, थोड़ा सामान्य से झटक लो, किसी को याद कर लो अगर किसी को याद करके अच्छा लगता है. नहीं, और फिर वापस से स्टार्ट करते हैं. पानी पी लो. मैं 1 मिनट का ब्रेक बस. कल अच्छा था, माऊंगा आऊंगा पू अच्छा था. चलो, माऊंगा आऊंगा पू. सर सीए जर्नी के बारे में बताइए प्लीज. सीए जर्नी के बारे में क्या बताऊं यार, बहुत मजा आया था सीए करते हुए. सीए करते हुए एकदम ऐसा था कि लाइक सीए कर ही नहीं रहे. तो जैसे अभी मैं आप लोग के साथ बैठा हूं तो बिल्कुल ऐसे ही बैठते थे दोस्तों के साथ. तो बस ऑफिस जब होता है, प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत करते हैं, तब थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. बाकी घर पे हम महसूस होने नहीं देते हैं, ना करते हैं. घर पे कौन महसूस कराएगा यार, घर तो घर होता है. और ये पर्टिकुलर आपके साथ बैठता हूँ तो आपको अगर मैंने महसूस करा दिया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो फिर यार एक गैप पर हम गैप नहीं लाना चाह रहे हैं. और मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए तो बैठा ही नहीं हूँ, हम तो डिस्कशन करने बैठे हैं. मैं तो आपको सिर्फ कहानियां सुनाने बैठा हूँ. आपको कहानियां सुननी है, और ये रोचक कहानियों को आपको लिख के आना है. ये रोचक कहानियां याद रखनी है आपको, और ये रोचक कहानियों के सेक्शंस थोड़े से पकड़ के चलना. दैट्स इट. कैसा रहा आपका सीए का सफर? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत हॉट, बहुत सेक्सी, बहुत कूल, बहुत मजा आया. चलो, तो ब्रेक ओवर, ब्रेक ओवर, ब्रेक ओवर. अब वापस से सेक्शन 20-24 को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं. फटाफट वाले सेक्शन पहले पकड़ लेते हैं, लंबे हैं थोड़े से. उत्तरी इतना बड़ा है क्या? मिसलिनियस सेक्शन 25-30. अच्छा, सबसे अच्छी बात है सेक्शन 25 थोड़ा सा स्पीड में लेंगे, क्योंकि मिसलिनियस एग्जाम में नहीं पूछे जाता है. सेक्शन 25, 26, 27, 28, 29, 30. 29, 30 को
हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता। एग्जाम में क्या नहीं पूछा जाता, स्क्रैप है। तो ये 4 सेक्शन, अपन को सिर्फ 28 सेक्शन तक पढ़ना है, 25, 26, 27, 28। स्टार्ट करते हैं रिकवरी ऑफ फाइन्स। अपन ने बहुत सारे एक्ट में क्या देखा कि डायरेक्टर को इतना पनिशमेंट मिलेगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के इतनी पेनल्टी लगेगी, इसका इतना पेनल्टी, इसका उतना पेनल्टी। तो अरे भाई उसे रिकवर कैसे करेंगे, वसूल कैसे करेंगे अगर वो नहीं दे रहा है तो बिल्कुल वैसे वसूल करेंगे जैसे कि इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 63 to 70 में किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही इनको उठाकर पकड़ लेंगे जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में किया जाता है। यानी कि रिकवरी ऑफ फाइन्स के लिए इसने खुद बड़ा अपने आप को लॉ ऑफ लॉ बोलता था, ये खुद साला आईपीसी के तलवे चाट रहा है उधर जाके। ये बोल रहा है कि यार देखो रिकवरी ऑफ फाइन को लेकर तुम्हारे पास तो अच्छे प्रोविजन है, क्यों ना तुम्हारे ही चोरी करके मेरे अंडर डाल दूं और बोलूं कि मेरा है, मेरे से लेके जाओ ना सारे के सारे लो। और सारे लोग भी ऐसे गधे हैं, वो क्या बोलते हैं जनरल क्लॉजेज में लिखा है। अरे जनरल क्लॉजेज में नहीं लिखा है रे बाबा, किधर लिखा है, इधर लिखा है आईपीसी के अंदर। तो सेक्शन 63 to 70, सेक्शन 63 to 70 इंडियन पेनल कोड एंड प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इनके अंदर जो प्रोविजंस दे रखे हैं उन प्रोविजंस के आधार पे रिकवरी ऑफ फाइन्स होगा। अगर इतना समझ में आता है, सेक्शन 25 इज ओवर, खत्म। अच्छा है, सच्चा है, ऑब्जेक्टिव लायक है। सेक्शन याद रखना पड़ेगा, रिकवरी ऑफ फाइन्स के लिए क्या बोला है, सेक्शन 63 to 70 ऑफ इंडियन पेनल कोड एंड द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यानी कि पैसे उठाने की जब बारी आएगी तो घुमा के डंडा लगा के तेल जुप जुप पैसा वसूल। कहां लिखा है, आईपीसी, आईपीसी एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यहां पर लिखा है। क्लियर है? अगर तो हम बढ़ जाए आगे, सेक्शन 25 इज ओवर। यस अरुण जी, कैसा रहा सफर? मेरा बहुत अच्छा रहा अरुण जी। अरुण जी सर हमें कुछ टिप्स दीजिए। टिप्स ये है बेटा कि अपनी जिंदगी जियो, खुद को खुद से ज्यादा मोटिवेट दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो आपको पता है आपके जीवन की शैली क्या है, आपको पता है आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं, आपको पता है कि कौन सी चीजें आपको ज्यादा मोटिवेट करती हैं, आपको पता है कि क्या क्या आपकी हॉबीज हैं, आपको पता है कि क्या क्या चीजें आपको परेशान करती हैं। मुझे कुछ नहीं पता बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको खुद से चिंतन मनन करना है और आपको बिल्कुल एकाग्र होकर सिर्फ आईने में देखकर एक बात बोलनी है कि भाई तू कर सकता है, तू ही कर सकता है, तुझसे पास नहीं होगा तो किससे होगा। रोज सुबह उठ के मिरर के सामने ये बात बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, बस हो जाएगा यार अरुण जी, हो जाएगा। ठीक है, पर ध्यान रखना कमरे में कोई और नहीं होना चाहिए, नहीं तो हंसेगा वो, है ना। हमारे घरों में तो हंसते कि पगला गया है आईने के सामने। सेक्शन 26 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। सेक्शन 26 क्या कह रहा है? सेक्शन 26 कह रहा है कि प्रोविजन एज टू ऑफेंस अंडर 2 और मोर इनैक्टमेंट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सेक्शन 26 इंपॉर्टेंट है, आईएमपी मार्क कर लो। मिसलीनियस का सेक्शन 26 ये कह रहा है कि भाई साहब अगर आपको यहां भाई इंक्लूडेड बहन ऑल्सो पर 13 ऑफ अग्रीड। सर सीए जर्नी के बारे में बताइए प्लीज। माऊंगा आऊंगा पू अग्रीड। चेतना कैसा रहा, ये हो गया क्लियर। यहाँ भाई इंक्लूडेड बहन ऑल्सो ऐसा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अच्छा सुनो इंद्रजीत जी, आप तो पूरा लॉ समझ गए हो। सेक्शन 26 ये कह रहा है कि जहां पर दो अलग अलग इनैक्टमेंट, मान लो आपने कंपनी लॉ में फ्रॉड किया, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, आपने क्या किया, फ्रॉड किया, तो फ्रॉड के अंदर कंपनी लॉ के अंदर भी पनिशमेंट है। और आईपीसी क्या कहता है, 420 ही करी आपने, सेक्शन 420 यहां पर भी बने। मान लो उदाहरण के तौर पे मानो कि आपने कर्म किया एक और दो अलग अलग इनैक्टमेंट में, दो अलग अलग एक्ट में दो अलग अलग सजाएं हैं, तो लॉ कहता है कि इनके ऊपर कार्यवाही तो चलनी चाहिए, लेकिन एक एक दुष्कर्म के लिए, दुष्कर्म का मतलब यहां पर है एक कुकर्म, अरे यार क्या बोलते हैं, एक अपराध के लिए, गुड, एक अपराध के लिए, एक कॉमन अपराध के लिए दो बार अलग अलग सजाएं नहीं दे सकते। भाई लॉ चाहे तो हायर साइड पे जा सकता है। जैसे मान लो कि
आपने कोई ऐसा अपराध किया जिसमें एक एक्ट कहता है आपको 6 साल की सजा, दूसरा एक्ट कहता है आपको 10 साल की सजा, तो लॉ 10 + 6 16 नहीं कर सकता। एक अपराध के लिए दो दो सजाएं आपको नहीं मिलेगी। हाँ, लॉ बोलेगा हायर वाली दे दो, 10 साल वाली दे दो, वो चलेगा, लेकिन दोनों नहीं। लेकिन एक बात और इसके साथ में सुनो, चलो पहले इसको देख लो। आर्टिकल 22, 20 ब्रैकेट्स में 2, आर्टिकल 22 क्या कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार किसी को सजा नहीं दी जा सकती। ये समझ में आता है तो ये सेक्शन यही बात बोल रहा है, बस ये समझ में आता है तो ये सेक्शन यही बात बोल रहा है बस। एक ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो बार, किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है, टू द ट्रायल और कन्विक्शन ऑफ ऑफेंडर अंडर 2 एनेक्टमेंट। मतलब कोई दोनों, जैसे मान लो कि आपके ऊपर फ्रॉड का केस लगा तो कंपनीज एक्ट के अंदर भी आपके ऊपर केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है चलने दो, केस चलने दो, प्रोसीडिंग होने दो। और उधर से आईपीसी के अंदर भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला चलने दो, केस चलने दो, प्रोसीडिंग होने दो, कॉन्विक्शन होने दो। लेकिन जब फैसला सुनाया जाएगा और फैसले के बाद जब सजा सुनाई जाएगी, तब कोर्ट एक डिसीजन लेगा कि सजा दोनों में से कौन सी वाली इसको लेकर चलनी है। यहां पे बोला है कि भाई साहब आपको ये चलाना है, आप चलाओ, कि भाई कन्विक्शन है, सारी बातें ठीक है, 2 इनएक्टमेंट में चलाओ, बट देयर इज ओनली बार टू पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंडर ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। बोला है कि डबल सजा नहीं दे सकते। इतनी बात समझ में आ रही है तो अंगूठा दे दो यार। अधर्म, हाँ अरुण, अधर्म, बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 26 समझ में आ रहा है क्या? तो यही है, खत्म। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात और बोली, ध्यान से सुनना। अच्छा, सुनो, एक अच्छी चीज और बोली, अंगूठा दे दो फिर बात करेंगे। अच्छी चीज ये बोली है कि अगर आपने 2 अपराध किए हैं, अगर आपने 2 अपराध किए और दोनों अलग अलग अपराध हैं, सेम अपराध नहीं है, अरे यार अलग अलग अपराध हैं तो यहां पे लिखने की जरूरत क्या थी? अगर दोनों अलग अलग अपराध हैं, सेम अपराध नहीं है, तो फिर यहां पे होगा नहीं। यहां पे क्या चीज लेकर चल रहे कि सेम अपराध है और 2 अलग अलग इनएक्टमेंट में है। जैसे मान लो कि मैं किसी के घर में घुसा, मैं क्या हूं? चोर हूं। मेरा नाम क्या है? चोर, CHOR, चोर, मेरा नाम है चोर, मैं बहुत बड़ा चोर हूं। मैं एक घर में घुसा, ये इसका घर था, मैंने दरवाजा तोड़ा, ताला तोड़ा, यानी कि मैंने क्या किया? उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। पहला अपराध मेरा ये। दूसरा अपराध, उसकी परमिशन के बगैर उसकी प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल हुआ, दैट इज ट्रेसपासिंग इन द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज परमिशन, अपराध संख्या 2। उसके बाद मैंने उसकी तिजोरी तोड़ी, तिजोरी तोड़ के मैंने पैसा निकाला, ये हो गई लूट, अपराध नंबर 3। उसके बाद उसके घर में एक अंकल जी थे, वो अंकल जी जाग गए, उन्होंने बोला कि अगर तुम मेरे घर से कुछ ले जाना चाहोगे तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। तो फिर मैंने बोला अंकल जी प्लीज लाश बन के दिखाओ ना। तो अंकल जी ने बोला उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे लाश बनाना पड़ेगा। मैंने पूछा क्या करना पड़ेगा? उन्होंने बोला वो चक्कू है, चक्कू अंदर, दम बाहर, लाश तैयार। मैंने बोला वाह अंकल जी क्या तरीका बताया है। मैंने चक्कू लिया, चक्कू अंदर डाला, दम बाहर निकला और लाश रेडी। अब अंकल जी से बोला अंकल अब तो आप लाश बन गए, आपके ऊपर से ले जाऊं? उन्होंने बोला हाँ अब तो बन गया हूं, ले जाओ। तो मैं ले गया। यानी कि मैंने कितने सारे अपराध किया। मैंने दरवाजा तोड़ा, मैंने ट्रेसपासिंग किया, मैंने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, मैंने ट्रेसपासिंग उसकी बगैर परमिशन, लूट किया, मर्डर तक कर दिया मैंने यार, मर्डर तक कर दिया। तो अब ये सीक्वेंस ऑफ अपराध, ये अपराध अलग अलग है ना, तो इन चारों के ऊपर प्रोसिक्यूशन चलेगा। वो तो पहले वाले केस में भी चल रहा था, लेकिन चारों की सजा बिल्कुल मिलेगी। यहां पर ये चारों अलग अलग अपराध हैं। बात समझ में आती है क्या? यही बात बोल रहा है यहां पर, देखो
ये देखो, इफ द ऑफेंसेस अंडर द टू एनेक्टमेंट आर डिस्टिंक्ट, अगर ऑफेंसेस दोनों में अलग अलग है, आइडेंटिकल एक जैसे नहीं है, तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। कौन से प्रोविजन? ये आर्टिकल में बोला ये अप्लाई नहीं होगा, ये कुछ अप्लाई नहीं होगा, बात खत्म। सेक्शन 27 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट है जी। मिसलिनियस तो इंपॉर्टेंट निकला यार। मिसलिनियस का पहला वाला मिसलिनियस क्या कह रहा था? मिसलिनियस का पहला वाला कह रहा था रिकवरी ऑफ फाइन आईपीसी की धारा 63 से 70 के तहत ले लो, बहुत अच्छी बात है। और कौन सा था वो? क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। सेकंड कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा इनेक्टमेंट में सेम अपराध हुआ है तो आप प्रोसीजर चला सकते हो, दोनों की प्रोसीजर चला सकते हो, लेकिन दोनों की पनिशमेंट नहीं दे सकते। उसके बाद सर्विस बाय पोस्ट आ रहा है। सर्विस बाय पोस्ट क्या होता है? सीधी सी बात है, अपन ने वो नोटिस वोटिस भेजते हैं ना, नोटिस टू मेंबर बाय पोस्ट, नोटिस टू मेंबर ईटीसी। तो मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट, तो सर्विस बाय पोस्ट कब पूरा हुआ मान लिया जाएगा? तो लॉ कह रहा है कि आपने प्रॉपर एड्रेस लिखा, हाँ लिखा। मैं एक बार आपको फिर बता दूं, हम जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ रहे हैं, इसके अपने कोई प्रावधान नहीं है। ये हमारे देश में जितने भी एक्ट बने हैं ना, वहां पे सर्विस बाय पोस्ट कहीं लिखा होगा कि बाय पोस्ट अपन उसको डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। तो बाय पोस्ट का मतलब क्या होगा? कब माना जाएगा कि बाय पोस्ट पहुंच गया, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म? तो उन हर एक्ट के लिए बात यहां पर लिखी है। हम जीसीए पढ़ रहे हैं जो सभी एक्ट्स की मदद कर रहा है। देखो प्रॉपरली, अगर आपने उस एक चिट्ठी के ऊपर प्रॉपर तरीके से एड्रेस लिख दिया जो उसका था, हमने एड्रेस सही लिखा, उसके बाद स्टाम्प टिकट लगा दी, पैसे लगते हैं टिकट स्टाम्प ठप्पा वगैरह, जो पोस्ट ऑफिस का खर्चा पे कर दिया, प्रीपेड है। पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, एक होता है रजिस्टर्ड पोस्ट और एक होता है रजिस्टर्ड पोस्ट अक्नॉलेजमेंट, रजिस्टर्ड पोस्ट अक्नॉलेजमेंट ड्यू। रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है? डाकिया छोड़ के आता है, और रजिस्टर्ड पोस्ट अक्नॉलेजमेंट ड्यू, उसमें डाकिया हाथ में छोड़ के आता है और एक रजिस्टर लेके जाता है और उसमें सामने वाले का, रिसीवर का साइन लेकर आता है। तो यहां पर रजिस्टर्ड पोस्ट अक्नॉलेजमेंट ड्यू ये नहीं कहा, यहां पे क्या है? डाकिया छोड़ के आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अगर आपने 3 काम कर दिए तो हम मान लेंगे कि आपका पोस्ट, आपका नोटिस पहुंच गया, खत्म। अब सामने वाला बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए ये नोटिस, आपने वहां पे फेंक के आ जाओ। एड्रेस प्रॉपर था, यस। स्टाम्प टिकट उस पे लगा हुआ था, यस। रजिस्टर्ड पोस्ट था, अरे हाँ भाई हाँ, तो आपका नोटिस सर्व हो चुका, मुबारक हो। अब वो सामने वाला ले रहा है, रिसीव कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपकी साइड से सर्व हो गया, ऐसा मान लिया जाएगा। आपने उसके घर में घुसा के रखा है, अब वो तो बोल रहा है मैं तो 10 दिन से शिमला था, कोई चक्कर नहीं है, मेरी साइड से पहुंच गया। कैसे पहुंचा? भाई मैंने तेरा एड्रेस प्रॉपर लिखा, हाँ सर एड्रेस प्रॉपर लिखा, मैंने स्टाम्प टिकट लगाया और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा, बात खत्म, मैं फ्री हो गया। तूने लेने से इनकार कर दिया हो या फिर तू वहां पे मौजूद ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हर कानून को बता दिया कि ये ध्यान रखना, ऐसे ही मानना, आप भी मत मानना किसी की बात, ठीक है। लेकिन अगर सोचो कि किसी एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू आर पैड, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू यानी क्या कि आप चिट्ठी दोगे ना डाकिया, तो जिसको चिट्ठी दोगे उसके साइन लेकर आ जाना, ताकि हमारे पास प्रूफ रहे कि हमने चिट्ठी पहुंचा दी है। यस तो अगर स्पेसिफिकली किसी एक्ट में लिखा है आरपीएडी एक्नॉलेजमेंट ड्यू वाला पोस्ट भेजो, तो फिर एक्नॉलेजमेंट ड्यू वाला पोस्ट ही भेजना होगा, तभी सर्विस होगा। तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा तो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो यार इसमें नई बात क्या है? जनरल क्लॉजेस एक्ट में जो लिखा है वो हमें मानना पड़ेगा। कब मानना पड़ेगा? जब किसी एक्ट में स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा है। अगर किसी एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि एक्नॉलेजमेंट ड्यू, तो ये क्यों लगेगा? ये तो हम डे 1 से बात कर रहे हैं, डे 1 से नहीं, मतलब कल बात की थी हमने, वही बात आगे बोल रहा है। ये तीनों केसेस हैं, केसेस आप पढ़ लेना, इसी के ऊपर है। यस नेक्स्ट आता है सेक्शन 28
सेक्शन 28 क्या बोल रहा है 27 के बाद 28? 28 कह रहा है साइटेशन ऑफ इनैक्टमेंट। अरे यार ये इतना अजीब सा है ये, इसको मैं क्या ही बोलूं। साइटेशन कहता है कि जैसे अपन रेफरेंस देते हैं ना किसी का, जैसे इनकम टैक्स एक्ट रेफरेंस दे रहा है, आईटी एक्ट क्या कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है। तो वो क्या लिखेगा, जैसा कि कंपनीज एक्ट में कहा है, या फिर क्या बोल देगा वो, भाई अगर उसको कंपनीज एक्ट एज पर 18th एक्ट कर देगा 2023। ध्यान से सुनो, 2013 में 18वां एक्ट जो बना था वो कंपनीज एक्ट था। 2013 में 18वां एक्ट जो बना था वो कौन सा एक्ट था, कंपनीज एक्ट था। तो अगर इनकम टैक्स को हमारा रेफरेंस देना है तो वो ये बोल सकता है कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार, वहां से ले लो। जैसे वो अभी अपन ने 115JB देखा था, तो वहां पे कंपनीज एक्ट स्पष्ट लिखा था, वहां पे कंपनीज एक्ट लिखा था तो भी ठीक है। वहां पे 18th एक्ट ऑफ 2013 लिखा होगा तो भी हम रेफरेंस कंपनी लॉ का ले लेंगे। यही बात बोल रहा है कि शॉर्ट टाइटल से आप करना है शॉर्ट टाइटल से करो, लॉन्ग टाइटल से करना है लॉन्ग से करो, उसके ईयर से करना है ईयर से करो, जैसे मर्जी करना है। आपको रेफरेंस देना है आप रेफरेंस दे सकते हो, आप इसको गो थ्रू कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन गो थ्रू लायक है। तो ये 28 29 आपको नहीं पढ़ना है, नोट्स में आ गया है, आपको डिलीट कर देना, 30 को भी काट देना, और 29 को 28 को आप छू सकते हो, लेकिन सेक्शन 25 26 27 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों सेक्शंस जो हैं आपके, इसको आप आईएमपी मार्क कर लीजिए, बहुत आसान भी हैं और आईएमपी भी हैं, और हमने अच्छे से डिस्कस भी किया है। अब एक छोटा सा पोर्शन बचा है सेक्शन 14 से, नहीं सेक्शन 20 से 24 तक, इसको गो थ्रू कर देते हैं। इसको लगा डाला तो लाइव छिंगा लाला। एक 2 मिनट का और ब्रेक कर लेते हैं, तब तक आप, अच्छा अभी जितना डिस्कस कर रहे हैं क्लियर है बॉस? चाकू अंदर लाश तैयार, हाँ हाँ चाकू अंदर लाश तैयार। अंकल ने खुद बोला कि अगर तुम्हें अगर कुछ लेकर जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। अब अंकल की बात को हम कैसे, बुजुर्गों की बात माननी चाहिए ना, तो बुजुर्गों ने कहा कि मेरी लाश के ऊपर से जाना ही होगा, जी हुकुम। तो अब बुजुर्गों का नहीं मानेंगे तो लोग कहेंगे बदतमीज है, मान लिए तो कह रहे हो उसकी लाश गिरा दी, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, दोनों साइड से थोड़ी होती है चीजें। तो दोनों साइड अपने हाथ में लड्डू रख रहे हो। चलो चलो जी, क्लियर है। और देखो सेक्शन 20 21 23 24 3 4 सेक्शंस हैं बहुत सीधे से हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, कह दूं क्या, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, तो आप कहें तो कह दूं। यस, हमारा जी सी ए 10 to 12 मार्क्स, कह दो। अच्छा ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, GCA 10 to 12 मार्क्स का आपका पोर्शन है ना, इसका पार्ट 1 बेसिक्स, पार्ट 2 डेफिनेशंस, पार्ट 3 आपका क्या है, सेक्शन 5 टू सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 28 तक हैं, 30 तक लेकिन 28 तक काम के हैं, सेक्शन 5 टू सेक्शन 28। डेफिनेशन पार्ट में ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने घर पे कर लिया, भाई मैंने बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो मैंने करवा दी थी आपको,
तो डेफिनेशन पार्ट आई गेस आपने घर पे कर लिया, और नहीं तो डेफिनेशन आप ही को करनी है क्योंकि तैयार करनी है। कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने करवा दी थी आपको, इवन लिखवा भी दी थी जो बड़ी और भारी थी। और आपने जब डेफिनेशन पार्ट पढ़ा होगा ना तो आपको समझ आ गया होगा कि जो भी भारी चीजें थी वो डेफिनेशन पार्ट में से मैंने करवा दी थी, और टुच्ची पुच्ची सी थी, खाली आपको देखना था और खत्म करना था। देखो खत्म करो, खत्म कर कर दोगे देखते ही। तो ऐसा पार्ट 3 का सेक्शन 5 to 28 ऑलमोस्ट आज खत्म हो गया है। पार्ट 1 बेसिक्स जो है ये भी 2 पार्ट्स में, इसका पार्ट ए हमने फिनिश कर दिया, यानी कि ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेबिलिटी और बेसिक कहानी, प्रियम्बल वगैरह, बेसिक कहानी ये हमने खत्म कर दिया। बेसिक्स के अंदर पार्ट बी है। बेसिक्स के अंदर जो पार्ट बी वाला पोर्शन है उसमें जैसे मे और शैल है ना, मीन्स, इंक्लूड्स, ये ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो यहां पर ही नहीं, ये इंटरप्रिटेशन में भी हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स चैप्टर, उसमें भी ये एज इट इज है। तो इन टर्म्स को हमने यहां पर अभी डिस्कस नहीं किया, इन टर्म्स को हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में डिस्कस करेंगे। अब ये सोचा है कि इनको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में नहीं, यहीं डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। पहले सोचा था कि इंटरप्रिटेशन वाले के साथ में खत्म करेंगे। तो अब अपने बचा क्या पोर्शन है भाई, डेफिनेशन आपका हो गया, बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिया, ये लगभग हमारा हो गया, 3-4 सेक्शन बचे हैं। तो सेक्शन 20 से लेकर 24 और प्लस इसको दे देते हैं अपन हैश नाम, प्लस हैश वाला जो हैश को जीरो में बंद, ये जीरो में बंद, ये दो चीज अपनी बची है सेक्शन 20 to 24, और मे शैल मींस इंक्लूड्स ईटीसी 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 ईटीसी। अगर ये और खत्म कर लिया तो चैप्टर हमारा 100% खत्म हो जाएगा। यानी कि हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में जाने से पहले खत्म कर देना है। पहले मैंने सोचा था कि उधर कर लेंगे तो इधर भी हो जाएगा, नहीं, इधर का इधर ही खत्म करके जाएंगे, उधर का उधर नए से देखेंगे। क्योंकि हमारे बीच में एक चर्चा हुई थी कि हम 2 चैप्टर तो पूरे अच्छे से खत्म करेंगे। तो आई गेस कि जनरल जो ये क्लॉजेस एक्ट है ये अब तक बहुत अच्छे से चल रहा है, तो अपन जरा सा भी वो क्यों करें। मैं आज आपको अभी अभी क्लास छोड़ देता हूं, कल हम वैसे 1 से 1.5 घंटा बैठने वाले हैं। तो कल हम 20 to 24 जो सेक्शंस बचे हैं, आज लोड नहीं लेते, आप गो थ्रू करो। आज सेक्शन 20 to 24 खत्म करेंगे, और ये मे शैल ये वो टाइम पास है इसको खत्म करेंगे। तो कल जनरल क्लॉजेस एक्ट 1-1.25 घंटे के अंदर हम लोग खत्म करेंगे और गंगा नहाएंगे कि अदर लॉ के 2 चैप्टर हमारे अच्छे से खत्म हो गए। सेक्शन 20 to 24 अभी खत्म करने जाएंगे तो भाग दौड़ मचेगी, इंपॉर्टेंट है इसमें 2 सेक्शंस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, खत्म करने के चक्कर में चीजें स्किप हो जाती हैं, तो स्किप ना हो, कोई बात नहीं, आधा घंटा और सही, आधा घंटा अभी बैठ के करेंगे तो आधा घंटा कल कर लेंगे। अभी आधा घंटा बैठेंगे तो वही आधा घंटा कल कर लेंगे, प्लस आधा आधा घंटा की जगह 40 मिनट हो जाएगा, तो 40 मिनट की जगह 1 घंटा 1.25 घंटा हो जाएगा। कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन होगा तो अच्छे से। तो मैं यही चाह रहा हूं कि आज आपको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। तो 20 to 24 सेक्शन अभी अपना बकाया है, और ये छोटा सा पोर्शन बकाया है, बाकी जनरल क्लॉजेस एक्ट मेरे एंड पे खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखें, आपको सिर्फ एक थंब देना है सहमति, और मैं यहां से बोल दूंगा अपना अंतिम जय श्री कृष्णा आज का। तो आप मुझे सिर्फ थंब इंप्रेशन से बताएं कि आप सहमत हैं इस बात से कि हम कल इसको खत्म करें। यस, अंगूठा चाहिए। माऊंगा, आऊंगा, पू माऊंगा सी माऊंगा, माऊंगा, आऊंगा, पू पू, यस, माऊंगा सी माऊंगा। सर आप कलयुग के गुरु द्रोणाचार्य हो,
वर्चुअल अंगूठा मांगते हो? हाँ, वर्चुअल अंगूठा ही मांग रहा हूँ यार। ये अंगूठा वहां भी दिया करो ना जो लोग लेक्चर देखते हो। भाई आप, मैं कह रहा हूँ आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बच्चे लेक्चर देखते हैं, कुछ नहीं मांग रहा हूँ यार, एक जाके लाइक क्लिक ही तो करना होता है, किया करो आप लोग। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम माऊंगा सी माऊंगा हो और खूबसूरत हो, माऊंगा सी माऊंगा जैसी खूबसूरत हो। और बाकी की चर्चा करेंगे हम कल। चलिए जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जी। बाय 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 बाय। कल खत्म हो जाएगा अपना माऊंगा सी माऊंगा। बहुत सही केस था। चलिए बाय बाय।